ओके गाइस, टुडे विल टॉक अबाउट द फॉरेन जजमेंट और इसके साथ हम एक सेक्शन 12 भी कर लेंगे. हाउएवर इट इज नॉट रिलेटेड विद द फॉरेन जजमेंट, लेकिन हम एक लेक्चर कवर कर रहे हैं तो उसमें फॉरेन जजमेंट के बाद हम सेक्शन 12 भी कवर करेंगे जो बार करता है फॉर फाइलिंग ऑफ अ फ्रेश सूट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस. एंड अबाउट द फॉरेन जजमेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपका मेंस का भी आता है. ठीक है, मेंस का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है. तो किसी भी टाइम ये क्वेश्चन अगर आपसे इनफैक्ट इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं व्हाट इज फॉरेन जजमेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. इसके साथ हम इसका जो हमने डेफिनेशन क्लॉज हमने पढ़ा था, तो डेफिनेशन भी हमने पढ़ा था व्हाट इज फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट क्या होगा. तो ये मेंस का क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फॉरेन जजमेंट पे. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेन जजमेंट. फॉरेन जजमेंट है क्या? देखो, फॉरेन जजमेंट को समझने से पहले हमें फॉरेन कोर्ट समझना होगा. व्हाट इज फॉरेन कोर्ट? वैसे हमने जब अपनी डेफिनेशंस की थी तो डेफिनेशन के टाइम हमने ये समझा था व्हाट इज फॉरेन कोर्ट क्या होता है. ठीक है, फॉरेन कोर्ट क्या है? देखो, सिंपल समझ में ही आ रहा है. ऐसी कोर्ट जो इंडिया में नहीं है या भारत की सरकार द्वारा स्थापित नहीं है. ठीक है भाई, हमारे भारत से जो बाहर जो कोर्ट होगी वो कोर्ट क्या होगी? फॉरेन कोर्ट होगी. और इसी की जो डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में दे रखी है. फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट क्या है? मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. इंडिया से जो बाहर कोर्ट सिचुएटेड है. यानी अगर यूनाइटेड किंगडम में कोई कोर्ट है, यूनाइटेड किंगडम में जो कोर्ट है वो फॉरेन कोर्ट हो गई. एंड नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. या कोई ऐसी कोर्ट जो इस वक्त केंद्र सरकार के द्वारा ना ही स्थापित है, एस्टैब्लिश है, और ना ही उस पर कंट्रोल है, और ना ही वो कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, तो वो कोर्ट कहलाएगी फॉरेन कोर्ट. देखिए, ऐसा भी हो सकता है. फॉरेन कोर्ट को समझने के लिए आप मुझे बताना क्या ये फॉरेन कोर्ट है या नहीं है. पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही था. इनफैक्ट बांग्लादेश की टेरिटरी भी जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से है वो भी एक ही था. अब लेकिन क्या अब केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाहौर कोर्ट पे, लाहौर की कोर्ट्स पे, क्या लाहौर की कोर्ट पे भारत का इस वक्त कंट्रोल है या अथॉरिटी है? हाँ जी. नो. क्या बांग्लादेश की कोर्ट पे भारत का क्या इस वक्त अथॉरिटी है, कंट्रोल है? द आंसर इज नो. सो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन द लाहौर or which is not under the control of the central government now after the partition, whether it can be considered as a foreign court. हाँ जी, क्या वो फॉरेन कोर्ट होगी? फरीद कोर्ट में जो कोर्ट है, फरीद कोर्ट पाकिस्तान में है, तो क्या वो फॉरेन कोर्ट है? यस. हाँ जी, तो वो फॉरेन कोर्ट है. ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल था. या कोई यूनाइटेड किंगडम, अब आप समझ ही गए हैं कि कोई भी कोर्ट जो इंडिया के बाहर है, एस्टैब्लिश है, जो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, और जिसपे भारत सरकार का ना ही उसने स्थापित करी है, ना ही अब वो कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी, यानी उसमें भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, दैट द कोर्ट इज कंसीडर्ड अ फॉरेन कोर्ट. एंड व्हाट इज अ फॉरेन जजमेंट? फॉरेन जजमेंट इज, उसकी जो डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज सेक्शन 26 of the code of the CPC में 1908. फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट, यानी उस कोर्ट की जजमेंट, फरीद कोर्ट की जजमेंट, या लाहौर कोर्ट की जो भी जजमेंट है. ठीक है, पाकिस्तान में हो, यूनाइटेड किंगडम में कोई कोर्ट है, अमेरिका की कोर्ट की जजमेंट, वो हमारे लिए फॉरेन जजमेंट कहलाएगी. क्या फॉरेन जजमेंट की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉरेन जजमेंट? पहले हम ये भी समझ लेते हैं. हाउएवर सीपीसी में इसका कहीं जिक्र नहीं है. फॉरेन जजमेंट की जो वैल्यू होती है उसकी सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है. ठीक है, दैट इज ओनली हैव अ परसुएसिव वैल्यू. देखो, एक चीज होती है, एक परसुएसिव होती है, एक अथॉरिटेटिव वैल्यू होती है. अथॉरिटेटिव होता है बाइंडिंग इन द नेचर. हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो वो जो भी जजमेंट देगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दैट इज एज पर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जो भी अगर जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, डिक्री पास करती है, और व्हाटएवर द डिसीजन द कोर्ट इज गोइंग टू पास, अल्टीमेटली दैट वुड बी बाइंडिंग थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जितने भी कोर्ट हैं सबको मानने होगा. However, any judgment passed by the apex court of the United Kingdom or American courts ने जो भी judgment दी होगी, that is not having any authoritative value, that only having a persuasive value. हम उसको माने या ना माने, ठीक है, वो हमारी मर्जी है.
इंडियन कोर्ट्स कई बार जजमेंट देते हुए बाहर की कोर्ट के जजमेंट्स को भी रेफर करती है। आपने देखा होगा फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट, उनकी कोटेशंस, बहुत चीजें रेफर करती है, बट वी आर नॉट बाइंडिंग विद दैट। आवर कोर्ट इट्स ऑन नॉट बाइंडिंग। 30,000 कोर्ट भी बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो बाइंडिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम सॉवरन है। वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स नाउ। अब इसी बात में, अब इस फॉरेन जजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, जो सेक्शन हम पढ़ेंगे 13 एंड 14, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट विच वी हैव जस्ट डिस्कस नाउ। फॉरेन जजमेंट, अभी हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी कि फॉरेन जजमेंट होता क्या है ना। फॉरेन जजमेंट क्या, फॉरेन की जो कोर्ट जो जजमेंट पास करती है, क्या अगर वो इंडिया में उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, उस बारे में भी हम समझेंगे। और क्या फॉरेन की जजमेंट जो है, अगर वो इंडिया में एग्जीक्यूट हमें करानी है, क्या रेजो डिकाटा उस पर अप्लाई होगा, ये सारी बातें हैं। और क्या अगर फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट जो पास हुई है, जब उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, तो क्या उन चीजों पे रेजो डिकाटा अप्लाई होगा, ठीक है। इससे संबंध में पहली चीज, हम सेक्शन 13 जब पढ़ते हैं तो उसमें कंक्लूसिवनेस की बात करें। लिखा तो नॉन कंक्लूसिव है, लेकिन हम उसको कंक्लूसिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि फॉरेन कोर्ट की जजमेंट इंडिया में तब वो इन्फोर्स कराई जा सकती है जब वो उन 6 कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। उस टॉपिक पे हम 13 सेक्शन पे जाने से पहले कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं। जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट इज एनफोर्स ऑन द प्रिंसिपल। अब कौन सा प्रिंसिपल ये है, देखो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट जो है वो हमारे लिए परसुएसिव वैल्यू माने ना माने, बट हाउएवर बिकॉज ऑफ द कॉमिटी ऑफ द नेशन। कॉमिटी क्या होता है, जब बहुत सारे राष्ट्र मिल जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूएन अगर जो भी चीजें पास करता है, तो वो जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो कहीं ना कहीं हम बाउंड से हो जाते हैं। हाउएवर आई मीन देयर इज नो सैंक्शन बिहाइंड इट। इसीलिए अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी वीक लॉ कहा गया है। एंड बट बिकॉज ऑफ द कॉमिटी ऑफ द नेशन, बिकॉज कई सारे राष्ट्र मिलते हैं, और वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन पीस के लिए ही बनाया था कि शांति बनाए रखी जाए, और दैट इज अ रीजन अब फ्यूचर में वहां के जजमेंट्स को इंडिया में भी फॉलो किया जाएगा, और इंडिया की जजमेंट रेसिप्रोकेटिंग जो टेरिटरीज हैं वहां पे, उन जजमेंट को एनफोर्स भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द कॉमिटी ऑफ नेशन देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविल नेशंस। जैसे इंडिया है और यूनाइटेड किंगडम है या कोई और कंट्रीज है, यहाँ की जजमेंट वहां एनफोर्स कराई जा सकती है, और वहां की जजमेंट यहाँ एनफोर्स कराई जा सकती है, ठीक है गाइस। तो उसी, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होगी तभी। फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट है, अगर वो वहां पर इंडिया के लॉ के अगेंस्ट है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स इन इंडिया, ठीक है। इट कैन नॉट बी एनफोर्स इन इंडिया। अब एनफोर्समेंट में बात कर रहा हूं, तो पहले हम समझेंगे एनफोर्समेंट का फायदा, आई मीन यूज कब आएगा ये सेक्शन 13 एंड 14। इसका यूज देखो तब होगा, सपोज करो कोई एक इंसान है जो फॉरेन कंट्री में रहता है, इंडियन है, फॉरेन कंट्री में रहता है, और वहां के कानून के हिसाब से उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में कोई जजमेंट आई है। सपोज करो उसे, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, देन ओनली वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इसका हमारे को फायदा क्या होगा इस सेक्शन 13-14 को समझने का। एक ए है और एक बी है, ये दोनों सपोज यूनाइटेड किंगडम में है। इन दोनों ने माना ये इंडियन है, ए इज इंडियन एंड बी इज अ फॉरेनर, लेकिन इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो यूनाइटेड किंगडम के टेरिटरी पे किया है, ठीक है। यूके टेरिटरी में इन्होंने किया है, तो यूके टेरिटरी के लॉ लगेंगे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एम आई राइट? कानून कहाँ के लगेंगे? यूके के लगेंगे ना, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मेज हुआ। हाँ जी, प्रोबेबली जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना वहां के कानून लगेंगे, तो यूके के कानून लगेंगे। अब क्वेश्चन ये आता, सपोज करो ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। जब ब्रीच किया है तो ए हैज टू कंपनसेट बी, ए को बी को पैसा देना होगा। अब बी जो है, बी वहां का यूनाइटेड किंगडम का यूके का ही सिटीजन है, तो अब बी को पेमेंट देनी है, लेकिन ए के पास पेमेंट नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में उसके पास कोई ऐसी संपत्ति भी नहीं है जिससे बी को पेमेंट की जा सके, उसको कंपनसेट किया जा सके। हाउएवर ए हैविंग द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, उसका एक बंगला है ए का इंडिया में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, अब ये केस कहाँ चलेगा? ये तो यूनाइटेड किंगडम में चलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वहां हुआ है।
ठीक है, अल्टीमेटली यूके में चलेगा। यूके की कोर्ट ने कहा भैया रिकवरी होनी है कितने की, 1 करोड़ रुपीस की रिकवरी होनी है, but A is not having any the property in the United Kingdom, even the A cannot compensate here in the United Kingdom. Then what has to be done? Can the United Kingdom court ask the permit, request the Indian court कि आप A की प्रॉपर्टी यहाँ पर है, A की प्रॉपर्टी आपके टेरिटरी में है यानी इंडिया में है, तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर B की पेमेंट की जाए। समझ में आई बात? क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी। Yes, sir. और दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन जजमेंट। ठीक है, तो वहां की जो कोर्ट है वो इसको एग्जीक्यूट इंडिया में करा सकते हैं। इसी पर्पस के लिए हम सेक्शन 13 को पढ़ते हैं, 13 को पढ़ेंगे, 14 को पढ़ेंगे, फिर हम इसका एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, दैट इज 44A। ठीक है, तो हम क्या क्या सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं? तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 2 का 5, हमने पढ़ लिया 2 का 6, हम पढ़ेंगे सेक्शन 13, हम पढ़ेंगे 14 और हम पढ़ेंगे 44A। अगर हम इस सारी चीजों को पढ़ लेते तो हमारा जो ये लेक्चर है कंप्लीट हो जाता है फॉरेन जजमेंट, और इसके संदर्भ में हम रेस जुडिकाटा भी पढ़ लेंगे। ठीक है गाइस, तो हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ, एक बार ये पैरा और पढ़ लेते हैं। आई होप आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा, हमें ये फॉरेन जजमेंट इतना डिटेल में हम क्यों कर रहे हैं। A judgment of the foreign court is enforced on the principle that the court of competent jurisdiction has adjudicated. कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन मींस ये फॉरेन कोर्ट जो है वो उसने वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इफ द कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट तो उसकी कोर्ट की जुरिडिक्शन, उसका कोर्ट का, फॉरेन कोर्ट का जुरिडिक्शन ही अगर नहीं था, दैट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन इंडिया। ठीक है, अभी हम इसके सारे बेसिक रूल्स भी पढ़ेंगे। जुरिडिक्शन हैज एडजुडिकेटेड अपॉन द क्लेम, लीगल ऑब्लिगेशन अराइजेस टू सैटिस्फाई दैट क्लेम, the rule of private international law of each state is very nature of the things differ, अलग अलग होता है हर एक country का, but by the committee of the nation certain rules are recognized as common to civilized jurisdiction. Such a recognition is accorded not as an act of the courtesy but on the consideration of the justice. न्याय होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, गुड कंसाइंस। अब अगर इसके ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा बी के साथ, लेकिन बी ए को कंपनसेट करना है बी को, अगर ये कानून नहीं होगा, अगर इस तरह के कानून जो है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज अपने टेरिटरी के में जो लॉज बनाती है उसमें अगर इस तरह के कानून नहीं रखेगी तो क्या बी के साथ कभी जस्टिस हो पाएगा? द आंसर वुड बी नो। एंड दैट इज द रीजन जब हम यूनाइटेड नेशन से जुड़े होते हैं तो यूनाइटेड नेशन जितने भी लॉज पास करती है, कन्वेंशन जो पास करती है, उनको कहीं ना कहीं मॉरली बाउंड हो जाते हैं कि वी हैव टू डू इट, क्योंकि अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे को दूसरी कंट्री सेम तरीके से ट्रीट करेगी। ठीक है ना, तो दैट इज द रीजन जब हम यूनाइटेड नेशन से जुड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बाउंड भी होना है। इंटरनेशनल लेवल पे हमें जुड़ना है तो हमें वहां के लोगों को भी न्याय देना पड़ेगा अपनी टेरिटरी में, और हम भी एक्सपेक्ट करेंगे फिर हमारे भी लोग अगर बाहर जाएंगे तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि उनके साथ भी न्याय होगा अगर हम उनके लोगों को न्याय देंगे तो। दैट इज द रीजन हम इन तरीके के प्रोविजन अपने लॉ में बनाए हैं। Now let's talk about the section 13 which is very important. यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ये आपसे कोई भी चीज पूछ ली जाएगी A to F तक। सेक्शन 13 में A to F लिखा है, ये जो A to F है इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन कंक्लूसिवनेस कब होगी फॉरेन जजमेंट। नॉन कंक्लूसिवनेस मींस कि फॉरेन जजमेंट कब नहीं मानी जाएगी और इंडिया में वो एनफोर्समेंट नहीं हो सकती है, यानी ऑब्जेक्शन टू द फॉरेन जजमेंट। और इसको हम उल्टा पढ़ लेंगे कि कब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगी। अगर फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगी, finally determining the rights of the parties and the court must be the competent, then the court judgment of the foreign court can be utilized, can be executed in India. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंक्लूसिवनेस। तो ये उल्टा तो लिखा है लेकिन इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। A foreign judgment shall be conclusive, देखो यहाँ लिख दिया ना उन्होंने सीधी बात। फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव होगी? as to the matter thereby directly adjudicated upon between the same parties होनी चाहिए, or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई करना, जहां जहां आप देखो सेम टाइटल, दैट मीन सेम कैपेसिटी, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल,
वही लोग ए हो गया और बी हो गया, इनके एलआर्स भी हो गए, ठीक है, लीगल एयर्स भी हो गए, राइट। और ये ए की कैपेसिटी जैसे मैंने हमने आपको ऑलरेडी बताया था, ए जो है पहले मंथ की कैपेसिटी में था, बाद में मैनेजर, तो दैट इज नॉट द सेम टाइटल। वो सारी चीजें तो अप्लाई अभी भी होंगी, फॉरेन जजमेंट पे भी अप्लाई होंगी। तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब होगी, सीधा आते हैं, कंक्लूसिव होगी लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं होगी। कब नहीं होगी फॉरेन जजमेंट? where it has not been pronounced by the court of competent jurisdiction। तो सबसे पहला पॉइंट आया निकलकर कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। फॉरेन जजमेंट यानी यूनाइटेड किंगडम में जो कोर्ट है, या पाकिस्तान के फरीदकोट में जो कोर्ट है, या इस्लामाबाद की कोई कोर्ट है, या बांग्लादेश में कोई कोर्ट है, दैट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जैसे इंडिया की कोर्ट कॉम्पिटेंट होती है तभी वो जुरिडिक्शन आई मीन डिसीजन दे सकती है, ऐसे ही फॉरेन की कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तभी उसका जो डिसीजन होगा हम उसको एनफोर्स करा पाएंगे इंडिया में। Where it has no, second है where it has not been given on the merit of the case। where it has not been given on the merit of the case यानी कोई डिसीजन जो है it has to be on the merit। डिसीजन जो है मेरिट पे होना चाहिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड वही वाली बात है, अगर थ्रेशोल्ड पे भगा दिया है तो वो डिसीजन थोड़ी ना है। कोर्ट कॉम्पिटेंट होने चाहिए, डिसीजन मेरिट पे आना चाहिए, हियरिंग ऑफ द पार्टी इन डिटेल, आर्ग्यूमेंट लॉ को सुनने के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया हो मामले को। सी कहता है where it has appeared on the face of the record, face of the proceeding to be founded on the incorrect view। फॉरेन कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ का ही इनकरेक्ट व्यू लिया हो, या मना कर दिया कि इंडिया के लॉ को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। बहुत डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंडिया में लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया है इन द केस इन विच द सच लॉ इज एप्लीकेबल, यानी इंडिया के लॉ को इग्नोर किया है। अब आपका डिसीजन जो वो एग्जीक्यूट तो आप इंडिया की कोर्ट से कराओगे, लेकिन आप इंडिया के कोर्ट के जो लॉ फॉलो करती है वही नहीं मान रहे हैं, इंडिया में जो कानून है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप नहीं मान रहे हैं, तो दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन इंडियन टेरिटरी। से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट इसका पॉइंट भी बता देता हूँ। अगर हम बात करें लिमिटेशन एक्ट की, लिमिटेशन एक्ट जो है, कैन यू प्लीज टेल मी, अगर डिफेमेशन है, मानहानि का मामला है, तो डिफेमेशन के लिए इंडिया में क्या लिमिटेशन पीरियड है कि अगर कोई इंसान डिफेम हुआ है तो उसको इतने टाइम पीरियड में सूट इंस्टीट्यूट कर देना चाहिए। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड? For civil matters 1 year। देयर इज अ टू मैटर्स, एक होता लीबल, एक होता सिलेंडर, दोनों में 1 साल है, ठीक है। एम आई राइट? Yes sir। दोनों में 1 साल है इंडिया में, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू का हजारों बार पूछा गया है। और रही बात अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें, तो इंग्लिश लॉ में क्या है, कितना टाइम पीरियड है वहां पर? 1 year है वहां भी। वहां पर 3 इयर्स, ठीक है। एक मामले में 3 ईयर है, या तो लीबल में वहां पर है 3 ईयर और सिलेंडर में 1 ईयर। तो अब देखा जाए इंग्लिश लॉ में जिस इंसान को वहां बदनाम जो हुआ था, ठीक है, वहां पर अगर मामला चला इंग्लिश लॉ में, आई मीन इंग्लिश टेरिटरी पे, तो वहां तो उस इंसान के पास 3 साल थे सूट फाइल करने का लीबल के मामले में। उस इंसान ने 2 साल बाद सूट इंस्टीट्यूट किया, उसने वहां पर इंग्लैंड में 2 साल बाद सूट इंस्टीट्यूट किया, और कोर्ट ने जजमेंट दे दी। कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो तो एज पर इंग्लिश लॉ दे दी, ठीक है, एज पर इंग्लिश लॉ, और एज पर द इंग्लिश लॉ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। बट क्या अगर रिकवरी की बात आएगी, कैन इट बी एनफोर्स इन इंडिया? एज पर इंडियन लॉ दैट हैज बीन बार्ड, बिकॉज इंडिया में तो उसके लिए 1 साल ही है ना, लेबल के लिए, ये सिलेंडर 1 ही साल है, तो दैट कैन नॉट बी एनफोर्स इन इंडिया। तो आपको उस कानून के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर वो एप्लीकेबल भी है या नहीं है, हम क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते फॉरेन के, हमारे जैसे इंडियन टेरिटरी के लॉज, अगर इंग्लैंड की लॉ, इंग्लैंड की कोर्ट ये देख रही है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड इंडिया में एनफोर्स होगा अल्टीमेटली, देन दे हैव टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि देखो कानून में चेंज होता है, बदलाव होता है। इंडिया में आज के टाइम में एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, लेकिन पहले थी, जो कि इंग्लैंड में नहीं थी। इंग्लैंड में दैट वाज ओनली सिविल रॉन्ग,
that can be compensated by the parties. ठीक है, but not in India. Earlier it was not in India, but now in India it can be considered as a civil wrong, जिसमें it can be a ground for divorce. तो कानून में बदलाव आता है टाइम के साथ. तो that country, I mean the foreign जो कोर्ट है वो जो जजमेंट दे रही है, that it should be in the consonance with the law of India. आगे चलें तो where it has been obtained by the fraud. अगर जो पार्टीज हैं जो फॉरेन कंट्री में थी, ए और बी, उन दोनों में से किसी ने में फ्रॉड करके साथ कोर्ट के साथ फ्रॉड करके वो जजमेंट ले ली थी अपने फेवर में, कैन इट बी एनफोर्स इन इंडिया? द आंसर इज नो. ठीक है, वो भी नहीं करा सकते. इस पे मैं अभी आपको केस लॉज बताऊंगा, हर एक चीज को भी हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट हैज बीन जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अब जो फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो जजमेंट फॉरेन कोर्ट ने दे दी, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो ही नहीं किया. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज नॉट फॉलोड. हाउ? द कोर्ट हैज नॉट गिवन अ नोटिस टू द पार्टीज. जब कोर्ट ने मैटर को एडजुडिकेट किया तो सामने वाली पार्टीज को नोटिस ही नहीं दिया. ठीक है, सामने वाली पार्टीज को नोटिस ही नहीं दिया और एक्स पार्टी ट्रीट कर दिया. So that is a gross violation of the principle of natural justice. If it is done like that, then it cannot be considered, it cannot be enforced in India. वो conclusive नहीं होगी, इंडिया में enforce नहीं हो पाएगी. Okay guys, let's proceed further. Then we have F, where it is sustain a claim founded on the breach of any law enforced in India. Where it sustain a claim, एक ऐसा क्लेम है जो फाउंडेड है ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ enforced in India, जो इंडिया के कानून में enforce है, उसके आधार पर कोई क्लेम किया जा रहा है. ठीक है, तो ये सारे जो ग्राउंड्स है, यहीं से आपको क्वेश्चन आता है. ये 6 ऐसे ग्राउंड है. दीज आर द 6 ग्राउंड्स जहां पे फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव नहीं होगी. कंक्लूसिव नहीं होगी तो दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन इंडियन कोर्ट, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द इंडियन कोर्ट्स. ओके गाइस, एंड क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सेक्शन 13 जो है सीपीसी का, और फॉरेन जजमेंट अगर वो कंक्लूसिव है, इफ इट इज अ कंक्लूसिव, क्या ये रेस जुडिकाटा के तरीके से ट्रीट होगी? द आंसर इज बिग यस. ठीक है, दैट इज अ बिग यस. दैट मींस इफ एनी जजमेंट पास बाय द फॉरेन कोर्ट, ठीक है, फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट पास कर दी है इस मामले को लेकर, क्या इंडिया में दोबारा से केस इंस्टीट्यूट होगा? द आंसर इज नो. इट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया अगेन, which has already been decided by the foreign court. How A again can file a suit against B? The answer is no, because the foreign court is competent in itself to adjudicate the matter. और उसने जो डिसाइड कर दिया फिर वो दोबारा री-एजिटेट यहाँ पे नहीं होगा. Let's proceed further. Now एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं. When X shoe foreign judgment not by competent court. When X sues Y in a foreign court, X ने मामला Y के ऊपर मुकदमा किया फॉरेन कोर्ट में, and the suit is dismissed. Suit dismissed हुआ है. Will this decision shall operate as a res judicata on the fresh suit by X against Y in India? अगर फॉरेन कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया है, क्या X इंडिया में आकर Y के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है? Yes. On the same cause of action. हाँ जी. Yes sir. Okay, किसी ने कहा yes. तो what is the reason? So because the previous suit was not decided on the merits. हाँ जी, देखो पहला पॉइंट तो ये है कि डिसमिस वर्ड लिखा है और ये मैरिट पे डिसाइड नहीं हुआ. हमने भी ये बात पढ़ेंगे कि मैरिट पे डिसाइड होना चाहिए, then it can be initiated. But if it decided on the merit, it cannot be. If it decided on the merit, the principle of res judicata would apply, and the judgment given by the foreign court can be treated here as the matter decided in India. तो वो res judicata apply हो जाएगा. ठीक है, तो it is a cardinal most fundamental principle of the judgment or order passed by the court which has no jurisdiction. But if the court is not having the jurisdiction, there would be a उसका जो डिक्री होगी वो nullity होगी. अगर फॉरेन कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन थी नहीं और फॉरेन कोर्ट ने मैटर एडजुडिकेट कर दिया है, चाहे वो मेरिट पे डिसाइड हो गया है, तो इंडिया की कोर्ट इज नॉट प्रेक्लूडेड फ्रॉम हियरिंग दिस मैटर अगेन. एम आई राइट? हाँ जी. अगर फॉरेन की कोर्ट जो है वो
कॉम्पिटेंट नहीं थी और उसने मैटर डिसाइड कर दिया है, फुली एजुडिकेट कर दिया है, तो क्या इंडिया की कोर्ट उस मामले को दोबारा सुनेगी? यस। बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी ना। अगर वो कॉम्पिटेंट होती तो ही तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, तो सेक्शन 11 अप्लाई कर दीजिएगा। So thus, if a suit be in the foreign court and if the suit is dismissed, the decision will operate as a res judicata, operate as a bar to fresh suit by A in India on the same cause of action. अब इसमें यहाँ आपका जो डिसीजन है ना बिल्कुल ठीक है, आपकी रीजनिंग ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? सूट डिसमिस इन डिफॉल्ट या किसी भी तरीके से हुआ है तो फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट इंडिया में सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। आंसर इज यस। तो इस सेंटेंस को करेक्ट कर लेना। ऑन द अदर हैंड, इफ द डिक्री इज पास इन फेवर ऑफ ए बाय अ फॉरेन कोर्ट अगेंस्ट बी एंड इशूज ए ऑन द जजमेंट इन इंडिया, बी विल बी प्रोक्लूडेड फ्रॉम पुटिंग इन द इशू द सेम मैटर दैट वर ऑलरेडी, जो डिसाइड हो चुका है, ठीक है। अगर जो डिसाइड हो चुका है मेरिट पे है, इफ इट इज ऑन द मेरिट, इट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेन इन इंडिया, ठीक है। और अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट है तो। केस पढ़ लेते हैं। राज राजेंद्र सरदार मालोजी मार सिंह राव शिथोले, बहुत बड़ा नाम है और इंडिया का ही केस है, पुराना केस है, बहुत लीडिंग केस रहा था। शंकर शरण, दोबारा पढ़ लेते हैं साइटेशन। राज राजेंद्र सरदार मालोजी मार सिंह राव शिथोले, 1962 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने माना दैट इट मे बी नोटेड दैट द क्रूशियल डेट, अब इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रूशियल डेट ऑफ जजमेंट कौन सा है? क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन whether the judgment is of the foreign court or not is the date of the judgment। जिस दिन फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट सुनाई, जिस दिन फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट सुनाई, वो इंपॉर्टेंट डेट होता है। अच्छा, डिक्री जब पास करोगे तो क्या उसमें डेट ऑफ जजमेंट लिखोगे नहीं लिखोगे? यस सर। बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। जजमेंट हमें डिक्री में डेट ऑफ जजमेंट भी लिखनी होती है कि हमने किस दिन जजमेंट दी। ये दिखने आप कह रहे हो सर क्या छोटी सी बात बता रहे हो। केस रहा था एक ऐसा जिसमें, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी, भाई पार्टीशन भी हो गया, कुछ टेरिटरी इंडिया में भी जुड़ गई, तो अब वो कोर्ट अगर अब वो कोर्ट इंडिया की टेरिटरी में नहीं आती है, तो जिस दिन जजमेंट पास हुई, तो क्या उस वक्त अगर वो इंडिया के टेरिटरी में थे, कैन इट बी कंसीडर फॉरेन जजमेंट नाउ? अगर कोई इंडिया की टेरिटरी, देखो इंडिया तो पहले बहुत बड़ा था ना, पाकिस्तान वगैरह सब कुछ उसमें आता था, मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है। इसमें ये पाकिस्तान इधर चला गया, बांग्लादेश इधर चला गया, तो ये टेरिटरी तो पहले इंडिया में थी ना ये दोनों। अगर यहाँ जो कोर्ट एस्टैब्लिश थी, अगर इसने कोई जजमेंट पास करी थी, इसने कोई जजमेंट पास करी थी आजादी से पहले या पार्टीशन से पहले, तो क्या ये जजमेंट फॉरेन जजमेंट होगी या नहीं होगी? हाँ जी, पार्टीशन से पहले अगर वहां पे जो टेरिटरी थी तो उसने अगर कोई जजमेंट पास करी थी, कैन इट बी कंसीडर एज अ फॉरेन जजमेंट और नॉट? नो। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो तो इंडिया का पार्ट था ना, ठीक है। दैट वाज इंडियन पार्ट, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन जजमेंट। तो दैट दस अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट व्हिच वाज अ फॉरेन कोर्ट एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोनाउंसमेंट। अब इसमें है, अगर जिस वक्त उसने पास करी थी कोर्ट, वो फॉरेन कोर्ट थी, वो इंडिया के टेरिटरी में नहीं थी, लेकिन बाद में वो इंडिया के टेरिटरी में अगर विलय कर ली गई है, यानी उसको मर्ज कर लिया गया है, इंडिया की टेरिटरी ने एक्वायर कर लिया है कुछ हिस्सा, ठीक है। अब कुछ हिस्सा इंडिया के टेरिटरी में एक्वायर हो गया है, लेकिन जब उसने जजमेंट दी थी दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो कैन इट बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन जजमेंट और नॉट? हाँ जी, क्या वो यस फॉरेन जजमेंट होगी या नहीं होगी? सर होगी। तब वो फॉरेन जजमेंट होगी, क्योंकि इंडिया के टेरिटरी में वो नहीं थी तब जब उसने जजमेंट पास करी। आज इंडिया की टेरिटरी में वो है, तो दैट विल बी कंसीडर एज अ फॉरेन जजमेंट, ठीक है। क्योंकि जब उसने डेट ऑफ द जजमेंट, दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किस दिन जजमेंट आई। Thus, a judgment of the court, which was a foreign court at the time of its pronouncement, would not ceases to be a foreign court. इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन कोर्ट नहीं कहलाएगी, by reason of the fact that subsequently the foreign territory has become a part of the Union of India। समझ में आ गई इतनी सी बात? हाँ जी, पढ़िए एक बार ये छोटा सा पैरा, फिर आपको समझ में ही आ जाएगा कि अगर आपने उसको बाद में इंडियन टेरिटरी में मर्ज कर लिया है, ठीक है, टेक ओवर कर लिया है, इट डजंट मीन कि उस कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी
वो फॉरेन जजमेंट आज के टाइम पे नहीं कहलाएगी, वो फॉरेन जजमेंट ही कहलाएगी, क्योंकि जिस दिन जजमेंट आई थी वो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इज दैट क्लियर? कोई Yes, इसमें sir. रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। On the other hand, an order which was a good and competent when it was made and passed by the tribunal, which was a domestic at the date of its making, and which could at the date have been enforced by Indian court, does not lose its efficacy. Reason for the partition, ठीक है, ये चाहे आप बिल्कुल ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया तो समझ लो ये वाला जजमेंट इसमें यही हुआ था। इस जजमेंट में यही हुआ था कि जहाँ पे कोई फॉरेन टेरिटरी थी, जब वो जजमेंट पास हुई तो वो फॉरेन कोर्ट थी, ठीक है, पाकिस्तान का जैसे फरीद कोर्ट का शायद ये केस था, तो उस वक्त तो वो इंडियन की टेरिटरी में नहीं थी। आई मीन आज के टाइम में इंडियन की टेरिटरी में नहीं है, तो फॉरेन तब जब वो पास हुई तो वो इंडियन कोर्ट का कंसीडर होगा जजमेंट। बट कोई एक ऐसी टेरिटरी जो आज के टाइम में इंडिया की टेरिटरी में है लेकिन पहले वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं थे, तो दैट वुड बी कंसीडर एज अ फॉरेन जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट, ठीक है। और दोनों में क्या फिर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कोर्ट, तभी वो इंडिया की कोर्ट में एनफोर्स हो पाएगी। राजेंद्र सरदार केस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, लीडिंग केस रहा है फॉरेन जजमेंट पे, तो ये केस तो आपको कोर्ट करना ही पड़ेगा। सबको पता होता है शिथोले वाला जो केस है, शिथोले के नाम से आप याद रखना इस केस को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। Now foreign judgment must be decided on the marriage, then only it can be enforced in India, or then only it can be a conclusive, अभी वो conclusive होगी। In order to be conclusive, the foreign judgment must be on the merit पे होनी चाहिए। The judge applies his mind to the defect, or detect the truth or the falsity of the plaintiff case and decide the case on one another. Thus, when a suit is dismissed for the default of appearance, देखो dismiss and default, dismiss जहां पे वर्ड होता है तो जनरली थ्रेशोल्ड वाली बात है, पार्टीज नहीं आई, जैसे ऑर्डर नंबर 9 हम पढ़ेंगे। ऑर्डर नंबर 9 में तीन बातें ही होती है जनरली, या तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नहीं आता, या प्लेंटिफ नहीं आता, या डिफेंडेंट नहीं आता, ठीक है, तीन ही बातें होती है और तो कुछ है नहीं इसमें। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कोर्ट dismiss and default कर सकती है for the non appearance of the party, that means it could be a plaintiff, or for the non production of the document by the plaintiff. appearance की बात हमने कर ली ऑर्डर नंबर 9 में, non production of the document हम बात करेंगे ऑर्डर नंबर 13 में, ठीक है, प्लेंटिफ को कहा भाई डॉक्यूमेंट लाना, वो नहीं लाता, इवन बिफोर द रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, or where the decree was passed in the consequence of the default of the defendant furnishing security, या डिफेंडेंट सिक्योरिटी सबमिट नहीं करता, उसके बिहाफ पे मैटर को उसके अगेंस्ट डिसमिस कर दिया जाता है। डिग्री वॉज पास, और एक्सपार्टेड डिग्री पास कर देंगे ना, उसको ट्रीट करेंगे भाई तो कुछ नहीं कर रहा, कॉपरेट नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से कोर्ट प्रोसीड करेगी। और आफ्टर रिफ्यूजिंग लीव टू डिफेंड, सच जजमेंट आर नॉट ऑन मैरिट, तो जो चीज मैरिट पे नहीं है तो वो जजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंक्लूसिव, कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी, जो कंक्लूसिव होगी उसी पे इंडियन कोर्ट अपना एनफोर्स करा सकती है। तो जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट ऑन कॉम्प्रोमाइज, देखो कॉम्प्रोमाइज को जनरली हम मैरिट नहीं मानते हैं, जनरली कॉम्प्रोमाइज को हम मैरिट पे नहीं मानते हैं, लेकिन जजमेंट देखो हर केस की एक अलग जजमेंट आ जाती है, लेकिन इस केस में कहा गया था जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट ऑन अ कॉम्प्रोमाइज जजमेंट ऑन द मैरिट, जनरली हम कॉम्प्रोमाइज को नहीं मानते मैरिट पे, ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, बट इस केस में कहा गया वो मैरिट पे है, एंड दैट इज द रीजन इट मस्ट बी हेल्ड टू बी कंक्लूसिव माना जाएगा, क्योंकि पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया जबकि होती नहीं है, बट हर एक केस की अपनी पेक्युलैरिटीज है, तो इसको इन द एक्सेप्शन वे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, अगर ये आपको कंफ्यूज करता है तो इसको बिल्कुल छोड़ देना, आपको अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उस पे ही बने रहना है, दो चार चीजें उधर की आएंगी, कई बार वो आगे पीछे जजमेंट भी आ जाती है, आई एम नॉट सेइंग ये गलत जजमेंट है, तो फॉर दैट पॉइंट यू कैन अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज कीप ऑन योर कॉन्सेप्ट कि द कॉम्प्रोमाइज इज नॉट डिसाइडिंग ऑन द मैरिट। क्या कॉम्प्रोमाइज मैरिट होता है? As a general rule, no. कुछ एक्सेप्शंस है उसमें से वन ऑफ दिस इज द वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ इट। ये केस अगर आप याद करना चाहे सत्यनारायण और बालचंद्र का तो कर लीजिएगा, नहीं तो ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बिगाड़ देगा नहीं तो आपकी माइंड का।
Now foreign judgment against the international and Indian law. जो फॉरेन जजमेंट आई है, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ के विपरीत नहीं होनी चाहिए, ना इंडियन कानून के विपरीत होनी चाहिए. Judgment based upon the incorrect view of the international law or refusal to recognize the law of India where such law is applicable is not conclusive. वो conclusive नहीं होगी अगर आपने इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर किया है फॉरेन कंट्री ने या इंडिया के लॉ को. But the mistake must be apparent on the face of its proceeding. लेकिन जो हाँ मिस्टेक है वो साफ साफ नजर भी आनी चाहिए. Thus, where a suit in instituted in United Kingdom में जो suit institute हुआ on the basis of the contract made in India. Contract कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ. अब contract कैसा लॉ है? What kind of the contract is? Is it a lex loci or lex fori? Lex loci. Lex loci. Lex loci or lex loci, whatever is your pronunciation, it's all up to you. Now it's a lex loci, and that is the reason जहाँ पे contract हुआ वहाँ के कानून लगेंगे या जिस कंट्री में आप उसको एनफोर्स कराने जा रहे हैं कहाँ के कानून लगेंगे जनरली. हाँ जी, where the contract is made. जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडिया में, पार्टी ने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और उस इंडिया में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन वो यूनाइटेड किंगडम में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है क्योंकि एक पार्टी वहां की हो सकती है, तो वहां पे इंस्टीट्यूट अगर सूट हुआ है और वहां पे जजमेंट आ गई है, कैन इट बी एनफोर्स्ड इन इंडिया? द आंसर इज नो. देखो क्योंकि वो जो जजमेंट है दैट कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, क्योंकि उसके बाद तो जुरिडिक्शन ही नहीं था. अब जुरिडिक्शन की जो आप बात करेंगे हम बहुत आगे जो लेक्चर होगा हमें प्लेस ऑफ सुइंग पढ़ेंगे. सेक्शन 15 से लेकर 20 तक प्लेस ऑफ सुइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपको बताता है कि आपको मुकदमा कहाँ डालना है. So thus where the suit is instituted in the United Kingdom on the basis of the contract made in India, the English court erroneously applied the English law. वहां पे इंग्लिश के लॉ थोड़ी ना लगने थे, वहां पे तो वैसे भी इंडिया के लॉ लगने थे. The judgment of the court is covered by this clause in as much as it is a general principle of the private international law that the rights and liability of the parties to the contract are governed by the place where the contract is made. तो जनरली इंडिया के लॉ लगेंगे ना जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना. That was held in the case of, ये केस इंपॉर्टेंट रहेगा, गुरदयाल सिंह राजा ऑफ फरीदकोट. तो सर ये एग्जीक्यूट होगा इंडिया में? बिल्कुल नहीं होगा, जुरिडिक्शन ही नहीं उस कोर्ट के पास, उन्होंने कानून ही गलत लगा दिया, ठीक है. तो दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, द कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन ही गलत था, ठीक है, और कानून भी गलत लगा रहे, ऊपर से इंग्लिश लॉ लगा दिया आपने, तो बिल्कुल केस जो है वहां पे डिसाइड ही नहीं हो सकता, ठीक है. इग्नोरेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंडियन लॉ, तो जो अगर जजमेंट कोर्ट देती है फॉरेन कोर्ट, दैट इज नॉन कंक्लूसिव होगी. जो चीज नॉन कंक्लूसिव है वो इंडिया में एग्जीक्यूट या अप्लाई नहीं हो सकती. फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन बाय द फ्रॉड. व्हाट काइंड ऑफ द फ्रॉड? अब फ्रॉड की बात करें तो दो इसमें लीडिंग केसेस हैं, दोनों में आपको पढ़ाऊंगा. The mistake of the law in a foreign judgment can be a ground to vacate a same suit in India. Even a mistake of law in a foreign judgment can be a ground to vacate the same suit in India. India में उसको फिर माना नहीं जाएगा. All judgment whether pronounced by the domestic or the foreign court are void if obtained by the fraud. देखो ये तो कॉमन बात है. अगर आपने कोर्ट को पागल बना दिया है, कोर्ट को आपने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख दिए, कोर्ट आपकी बात में जो फ्रॉड करके आपने एक जजमेंट अपने फेवर में ले ली है और उसके बाद आप इंडिया में जाके उसको एनफोर्स करा रहे हैं, दैट कैन नॉट बी एनफोर्स इन इंडिया. या कोई ट्रिक कर कर आपने जजमेंट अपने फेवर में ले लिया है, चाहे वो इंडिया हो फॉरेन हो, वो जजमेंट तो नलिटी ही होती है. ऑल द जजमेंट वेदर प्रोनाउंस्ड बाय द डोमेस्टिक और द फॉरेन कोर्ट आर वॉइड इफ ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड, though it is not permissible to show that the court was mistaken. कई बार ऐसा होता है कोर्ट की गलती नहीं बताई जा सकती. इट माइट बी शो दैट इट वाज मिसलेड, लेकिन कोर्ट को गुमराह तो किया जा सकता है ना. कोर्ट की गलती नहीं, लेकिन कोर्ट को गुमराह तो किया गया होगा. देयर इज एन एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द मिस्टेक एंड ट्रिकरी. ये सारी चीजें आप चाहें तो छोड़ दीजिएगा. Mistake of law in the foreign judgment is no ground of vacating it, but it can be set aside if the court was imposed upon the trick.
अगर कोर्ट को ही गुमराह करके आपने जजमेंट ले ली है तो डेफिनेटली वो जजमेंट जो है वो इंडिया की कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्रॉड है। इस केस को, सत्य को पढ़ने से पहले ये वाला केस पढ़ते हैं, वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी। इंपॉर्टेंट केस रहेगा। वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी 1991। इस केस में एक हस्बैंड है, उसने ऑब्टेन कर लिया डिक्री ऑफ डाइवोर्स अगेंस्ट बी। ए और बी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ए ने बी के अगेंस्ट डिक्री डाइवोर्स की ले ली है अमेरिकन कोर्ट से, ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज अ रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कोर्ट तभी तो डिसाइड करेगी कि पहले ए को रेजिडेंस होना चाहिए अमेरिका का, देन ओनली द अमेरिकन कोर्ट कैन एडजुडिकेट दिस मैटर। देन उसके बाद जब ये डाइवोर्स हो गया है, अमेरिकन कोर्ट ने डाइवोर्स कर दिया, तो ए ने शादी किससे कर ली? सी से। अब बी जो है, जो वाइफ है, उसने कंप्लेंट कर दिया है, बी फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट ए एंड सी फॉर बाइगैमी। डेफिनेटली शी कैन डू दैट। ऐसा इसने क्यों किया वो भी हम समझते हैं। ए एंड सी फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज। ए और सी ने मिलकर फाइल कराया एक एप्लीकेशन कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, छोड़ दिया जाए। रीजन बीइंग, क्यों छोड़ दिया जाए, क्यों उसने ऐसा कहा? एप्लीकेशन तो लगाया लेकिन कोर्ट ने उन्हें छोड़ा नहीं। कोर्ट ने कहा, उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब इंडिया में बात आई, देखो उसने क्या किया, ए ने यहाँ पे अमेरिका से तो जजमेंट ले ली अपने फेवर में, यानी डिक्री ले ली डाइवोर्स की, गुमराह करके कोर्ट। ठीक है, मैं रेजिडेंट हूँ अमेरिका का, और हमें कोर्ट को गुमराह करके उसने अल्टीमेटली फॉरेन में अमेरिकन कोर्ट से जजमेंट ले ली अपने फेवर में, और अल्टीमेटली उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली तो जिस लेडी जो फर्स्ट वाइफ थी, उसने कंप्लेंट फाइल करी, और उस पार्टी ने अपने डिफेंस में कहा कि भाई ऑलरेडी अमेरिकन कोर्ट ने तो जजमेंट दे दी है। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द डिक्री ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाज विदाउट जुरिसडिक्शन इन सच एज मच एज इज नाइदर द मैरिज वाज सॉल्वेंट। ना ही तो वहां पे शादी हुई थी, अमेरिका में शादी हुई थी क्या? नहीं। नॉट द पार्टी लास्ट रिसाइड टुगेदर इन अमेरिका, ना ही पार्टी लास्ट रिसाइड रह सकती है। तो क्या वहां पे जुरिसडिक्शन बनता है? आंसर इज नो। अमेरिकन कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट। ठीक है, वहां अमेरिकन कोर्ट ने डिसाइड कर सकते थे, क्योंकि जो अल्टीमेटली शादी जहां हुई है, मैरिज के केस में अगर आप पढ़ोगे, मैरिज में अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है ना जुरिडिक्शन को लेके कि कहाँ पे सूट फाइल होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कहाँ पे सूट फाइल का, पिटीशन का फाइल होगी फॉर द डाइवोर्स? कौन सा सेक्शन है? हाँ जी सर, इधर 23 और 24। 23 ठीक है। 24 तो पेंडेंटल राइट है, वो तो इतना बड़ा सेक्शन है, वो तो हम गड़बड़ नहीं कर सकते। ठीक है, और ओपन कोर्ट वाला कहाँ पर है? वो 22 में है। ये तो हमारे हरियाणा में पेपर में आए थे, है ना? जी सर। तो ये 23 है। अब 23 में साफ साफ लिखा है भैया, जहाँ शादी हुई है वहां पे, जब पार्टी लास्ट रिसाइड टुगेदर, या अभी रिसेंटली एक चीज ऐड हुई, जब वाइफ रहती है, तो वाइफ जहाँ रहती है, वाइफ इवन बीइंग अ प्लेंटिफ और बीइंग अ पेटिशनर कैन फाइल इट्स हर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जनरली ऐसा होता नहीं है, होता है क्या? नो। जब प्लेंटिफ रहता है वहां सूट फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। पूरे सीपीसी में कहीं नहीं लिखा। हाँ, प्लेंटिफ के बाद ऑप्शन तो आता है, वो कब आता है? जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड करता है या कैरिंग ऑन अ बिजनेस वाली सिचुएशन है। 3-4 अगर जुरिडिक्शन बन गए, देन द प्लेंटिफ कैन चूज एनी वन ऑफ देम, बट इट डजंट मीन दैट द प्लेंटिफ कैन फाइल अ सूट वेयर ही रिसाइड्स, जहाँ वो खुद रहता है। ऐसा कहीं सीपीसी में नहीं लिखा है। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंडेंट, अगर प्लेंटिफ का केस जेन्युइन है, तो इवन डिफेंडेंट के पास जाकर सूट फाइल करेगा, ताकि डिफेंडेंट को हराश ना किया जा सके अननेसेसरीली। ओके, तो इस केस में ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे अमेरिका में साथ में नहीं रहते थे? नहीं, वो साथ नहीं रह रहे, लेकिन उसने कहा मैं तो रहता हूँ। अच्छा, वो जब अगर एक पार्टी रहती तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उसने अपने आप को कहा मैं रेजिडेंट हूँ अमेरिका का, राइट? तो कोर्ट ने उसी को देखते हुए डिसाइड कर दिया, भाई डिक्री दे दी। देखो जनरली क्या होता है, पार्टी ना एक्स पार्टी ऑर्डर मांगती है। आपको पता ही होगा पार्टी का सबसे पहला रोल क्या होता है। पार्टी चाहती है एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाए, किसी तरीके से इन दी एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी हो जाए, मेरे पास डिग्री आ जाएगी, और उसके बाद हम प्रोसीड कर लेंगे आगे। दूसरी शादी उसने ऐसे कर ली, समन भिजवा दिया गलत एड्रेस पे। अक्सर यही करते हैं ना लोग, नहीं करते? यस। कोर्ट जाते हो तो कोर्ट में थोड़ी चला के भी तो सुनो, समझोगे क्या करते हैं लोग? एक्सपार्टेड डिग्री आ जाए मेरे फेवर में,
है ना। तो कोर्ट ऐसे बहुत चीजें करते हैं, जानबूझकर गलत एड्रेस पे भिजवा देते हैं ताकि एक्स पार्टी आ जाए, कोर्ट में दिखा देंगे हाँ जनाब ये तो हमने सर्विस ऑफ समन कर दी, तब भी डिफेंडेंट नहीं आ रहा, लेट्स प्रोसीड एक्स पार्टी। ठीक है, तो ऐसा उसने करके यानी चालबाजी करी, ट्रिक करके उसने अपने फेवर में डाइवोर्स ले लिया। उसके बाद तो कोर्ट, भाई ऑफ कोर्स की बात है, वो डाइवोर्स वैलिड ही नहीं है। पहली बात तो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं था, ना ही शादी सोलमनाइज हुई वहां पे, neither the party was residing together there. तो अल्टीमेटली विच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड इट? इंडियन कोर्ट। इंडियन कोर्ट को डिसाइड करनी थी, एंड दैट्स व्हाई इट इज अनएनफोर्सेबल इन इंडिया। याद रहेगा केस वाई नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी। कुछ केसेस ऐसे होंगे जब आप देखो पूरा सीपीसी पढ़ते हैं ना, सीपीसी में देखो ये जो चीजें हैं, ये वाली जो बातें हैं, इसके लिए आपको पर्सनल लॉ क्योंकि देखना ही पड़ेगा, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 23। और रही बात सीपीसी के 15 से लेकर 20 तक का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, वो भी ज्ञान होना चाहिए। लेट्स बैक टू दी सत्या वर्सेस तेजा का केस। सेम है सत्या वर्सेस तेजा भी। हस्बैंड obtain a decree of the divorce against his wife from the American court, averring यानी कुछ बातें कह को that he was domiciled in America, observing that the husbands were the bona fide resident or the domicile of America. अब अमेरिकन कोर्ट ने भी देखा कि हाँ भाई यू आर डोमिसाइल एंड द डिक्री कैन बी पास्ड, एंड ही प्लेड अ फ्रॉड ऑन द फॉरेन कोर्ट, फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग टू बी इनकरेक्ट जुरिडिक्शनल फैक्ट। उसने कोर्ट को ये गुमराह किया कि कोर्ट के साथ ट्रिक किया कि भाई हाँ दिस कोर्ट इज ओनली हैविंग द जुरिडिक्शन बिकॉज आई एम लास्टली रिसाइडिंग हियर, ठीक है, एंड अल्टीमेटली सिक्योर्ड डिक्री इन हिज फेवर। जब मामला इंडिया में गया, उसको एनफोर्स कराने की बात आई या कंप्लेंट फाइल कर दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्री वाज विदाउट जुरिडिक्शन एंड नलिटी। अब चाहे तो ये वाला केस जरूर याद कर लीजिएगा, नरसिम्हा राव वेंकटा लक्ष्मी का, क्योंकि ये थोड़ा फैक्ट्स को भी बताता है। सत्या और से तेजा करना चाहे कर ले, दोनों में से एक जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिख रहे हैं ना आप लोग केस? यस सर। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो आपको किताबों में शायद ना मिले, ठीक है, तो ये चीज भी आप लिखते चलिएगा। अब आता है फॉरेन जजमेंट अपोज टू नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट फॉलोड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, चाहे सीपीसी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फंडा होगा ही होगा। नेचुरल जस्टिस में वही आता है, ऑल्डियल्टम पार्टम, नोटिस दिया जाए, दूसरी पार्टी को सुनने का मौका दिया जाए। अगर आपने नोटिस ही नहीं किया, समन ही सर्व नहीं हुआ और आप एक्स पार्टी लेके बैठ गए, तो उस डिग्री की नलिटी हो जाएगी। इन शंकरन गोविंदन वर्सेस लक्ष्मी भारती, ठीक है। Honorable Supreme Court observed that the court rendering the judgment must comply with the minimum requirement of natural justice. कोर्ट कम से कम कुछ बातों को अपने ध्यान में रख के ही जजमेंट दे। पहले देख ले कि सामने वाली पार्टी के पास नोटिस गए नहीं गए, क्या सामने वाली पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इस केस है या नहीं, क्या मैं बायस तो नहीं हूँ। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं, उसको देख कर ही कोर्ट आगे प्रोसीड करे। इट मस्ट बी कंपोज ऑफ द इम्पार्शियल पर्सन। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी फेयरली एक्ट करेगी विदाउट बायस एंड इन गुड फेथ। It must give reasonable notice to the parties to the dispute and afford each party at adequate opportunity of presenting his case. ठीक है, ऑडियो अल्टम पार्टम, दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसको प्रेजेंट करने का मौका देने के बाद ही कोर्ट अपना निर्णय दे। A judgment which is a result of lies and the want of the impartiality on the part of the judge will be regarded as a nullity and the trial जो होगा quorum non judice। ये क्या होता है quorum non judice? कौन बताएगा? जजमेंट विदाउट जुरिडिक्शन। हाँ जी, और ये नॉन एस्ट quorum non judice। जुडाइस मतलब जुरिडिक्शन, quorum मतलब कोर्ट, कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, नॉन मतलब विदाउट, quorum मतलब जुडाइस मतलब जजमेंट विदाउट जुरिडिक्शन, ठीक है, जजमेंट विदाउट जुरिडिक्शन। नॉन एस्ट, हाँ जी बताइए जल्दी से। हाँ जी, is void and null and void। चेक करो जल्दी से, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। नाउ एक्सप्रेशन नेचुरल जस्टिस इन सेक्शन 13D रिलेट्स, ये मैंने आपकी कल भी बताया था आप लोगों को, कल भी यूज हुआ था ये वर्ड। तो ये बार बार आता है, मैं बार
ये आएगा तो आपको देख लेना चाहिए ना, जो बार बार आ रहा था उसको तो देखेंगे। देखो चलो एक बार आप दोबारा देखो तब आपको याद होगा, जबकि मैंने कल भी बताया था, ये कल यूज हुआ था। तो मीनिंग एब्सेंट या हाँ मिसिंग? जी, एब्सेंट। वैसे देखा जाए तो वर्ड एब्सेंट होता है, आई मीन उस कोड के बाद जुरिडिक्शन ही नहीं था, एब्सेंट। द एक्सप्रेशन नेचुरल जस्टिस सेक्शन 13D relates to the irregularities in the procedure rather than to the merits of the case। यानी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी को नेचुरल जस्टिस भी बोलते हैं। प्रोसीजर में इरेगुलरिटीज होना, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट फॉलोड देन द जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव। इफ इट इज नॉन कंक्लूसिव इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन द ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। ठीक है, इन द ब्रीच ऑफ फॉर इंडियन लॉ को वो ब्रीच करता है। where the foreign judgment is found in the breach of any law enforced in India। अभी इंडिया में जो कानून चल रहे हैं उसका ब्रीच नहीं होना चाहिए, whatever the judgment is coming, it would not be enforced in India। Every case which comes before an Indian court must be decided in accordance with the Indian law के हिसाब से decide होगा। It is implicit that the foreign law must not offend our public policy। फॉरेन लॉ जो है हमारे पब्लिक पॉलिसी को ऑफेंड ना करे। Thus, a foreign judgment on the claim which is barred under the law of limitation in India is not conclusive। Are you getting my point this here? Foreign judgment अगर आती है on a claims which is barred। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था ना, डिफेमेशन के मामले में 1 साल के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं, which is already been barred, that means you cannot claim now। बट फॉरेन कोर्ट में तो 3 साल है लीगल में, ये मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। लीगल है वहां पे 3 साल है, इंडिया में 1 साल है। तो विच वॉज ऑलरेडी बार्ड, हाउ यू कैन क्लेम देन? यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। ठीक है, तो फिर वो नॉन कंक्लूसिव होगी। इज दैट क्लियर? Now, similarly, a decree for divorce passed by the foreign court cannot be confirmed by Indian court if under the Indian law the marriage is indissoluble। देखो इंडिया में जो हिंदू मैरिज है वो कहीं ना कहीं इनडिसॉल्युबल यूनियन कहा गया उसको। हिंदू मैरिज जो है अपने आप में सेक्रेमेंट इनडिसॉल्युबल यूनियन, एक ऐसा रिश्ता जो कभी ना टूटे। लेकिन वो बात अलग है, आजकल तो रिश्ते चलते ही कहाँ हैं, हर दिन टूट जाते हैं। ओके, तो लेकिन फिर भी जो चीज वहां पे आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कोर्ट के पास एम्पावर्ड नहीं थी कि वो उस मैरिज को डिसॉल्व कर सके, एंड इफ इट हैज बीन डन then it cannot be considered as a conclusive judgment and it cannot be enforced in India। Same case है Y Narasimha Rao versus Venkata Lakshmi। ठीक है, now there is a ये हमारा सेक्शन 13 हो गया है। सेक्शन 13 में हमने 6 बातें पढ़ी हैं। आई थिंक कि आपको 6 जो इसके जो क्लॉजेस हैं वो सारे समझ में आ गए। now let's talk about the presumption as to foreign judgment। अच्छा, जो फॉरेन की जो जजमेंट है, अगर आप फॉरेन जजमेंट की एक फोटो कॉपी लेके आ जाते हैं इंडियन कोर्ट में, कहते हैं इसको इन्फोर्स करा दीजिए, क्या इंडियन कोर्ट इन्फोर्स करा देगी? सर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। फॉरेन कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, और जो सर्टिफाइड कॉपी होगी वो अपने आप में एक तरीके का कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कोर्ट शैल प्रेज्यूम मान के चल रही, द कोर्ट शैल प्रेज्यूम कि हाँ भाई वो जो फॉरेन जजमेंट है वो कहीं ना कहीं वो वैलिड है, प्रोवाइडेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉरेन जजमेंट होनी चाहिए। फॉरेन जजमेंट की जो कॉपी को सर्टिफाइड कौन करेगी? वहां की गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और वो फॉरेन सर्टिफाइड कॉपी क्या जस्टिफाई कर रही है कि जो कोर्ट है उसने सही तरीके से पास करी। अभी मैं इस पे सेक्शन 44 की भी बात करेंगे हम, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। Now, section 14 of the Code of CPC declares that the court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by the court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but the presumption may be displaced by the proving want of jurisdiction। देखो, it is not a conclusive, क्या इसको conclusive proof मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ जी, नो अनलेस 13 की रिक्वायरमेंट्स पूरी ना कर रहा हो। देखो बेसिकली जो सर्टिफाइड कॉपी है, ये जो शेल जो वर्ड लिखा होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं रिबर्टेबल होता है। अरे रिबर्टेबल होगा वो, ठीक है, इररिबेटेबल कुछ नहीं होता। कंक्लूसिव प्रूफ इररिबेटेबल होता है। इंडियन एविडेंस में हम बहुत बात समझ चुके हैं कि वो 3 ही ऐसी चीजें हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ है।
तो ये भी अपने आप में कोर्ट ने शैल प्रेज्यूम तो यहाँ लिखा है, शैल प्रेज्यूम तब होगा जब वो सर्टिफाइड कॉपी होगी, बट इवन देन इट कैन बी रिवर्टेड, ठीक है। सच प्रेजम्पशन में बी डिस्प्लेस बाय द प्रूविंग वांट ऑफ जुरिडिक्शन, हम कह सकते हैं उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं था, ठीक है। ये भी हमारे केस वही अगेन देखो नरसिम्हा राव 3-4 जगह यूज होता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मेयर प्रोडक्शन ऑफ द फोटोकॉपी, इसमें तो ये बात कर दी फोटोकॉपी ले आया, फोटोकॉपी ऑफ द डिक्री ऑफ द फॉरेन कोर्ट इज नॉट अ सफिशिएंट, अरे फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अमेरिका, देन ओनली इट कैन बी कंसीडर्ड एज, केस को एनफोर्स कराएंगे, इसको हम शेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको सेक्शन 14 में क्या ध्यान रखना है, एक वर्ड शेल वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि सर्टिफाइड कॉपी से काम चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। वहां की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अमेरिका की किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए सर्टिफाइड कॉपी बनवाएगी कि हाँ भाई ये इतनी डिक्री है, हमने इतनी तो एग्जीक्यूट करवा ली है, अब इतनी रिमेनिंग अमाउंट जो वो आप एग्जीक्यूट करवा दीजिए, वो सेक्शन 44A में लिखा है। एनफोर्समेंट ऑफ द फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट विच इज, अगर वो कंक्लूसिव है, यानी वो 6 जो बातें हैं वो अगर फुलफिल हो रही है पूरी 13 के अंदर, कैन बी इन्फोर्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑन द सच फॉरेन जजमेंट, however such suit must be filed within 3 years। एक चीज और समझना, एग्जीक्यूशन के लिए टाइम पीरियड कितना है एज पर द लिमिटेशन एक्ट इंडिया के, 12 ईयर, सबसे ज्यादा टाइम दे रखा है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेन जजमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, दैट हैज टू बी 3 years ओनली, कीप इन माइंड 3 साल का वक्त है। और बाय इंस्टीट्यूटिंग एग्जीक्यूशन पिटीशन इन द स्पेसिफिक केसेस मेंशन इन द सेक्शन 44 और 44A, तब भी हम इंडिया की कोर्ट में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सेक्शन 44 और 44A वाला, 44A भी हम पढ़ेंगे वो क्या है, यानी अगर एग्जीक्यूटिंग की बात आएगी, दैट कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटेड इन इंडियन कोर्ट, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसकी रिकवरी के लिए हम इंडियन कोर्ट में एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। The decree can be executed under 44A of the CPC only if all the condition of section ये जो है ये satisfied होनी चाहिए, तभी वो execute होगा। Now what is section 44A? Section 44A क्या कहता है? 44A execution of the decree passed by the court in reciprocating territory। अब पहले इसको समझ लेते हैं, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या होता है, ये इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, डीलिंग विद द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मींस एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। बेसिकली क्या करते हैं, देखो भारत सरकार कुछ कंट्रीज की लिस्ट निकाल देगी, ये रेसिप्रोकेटिंग, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, एक लिस्ट निकालेगी, ये रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज है। ऐसे ही बाहर की जो कंट्री है वो अपनी लिस्ट निकाल दे कि हम इन कंट्रीज से हमारी टेरिटरीज हैं कि यहाँ की जजमेंट वहां एनफोर्स कराई जा सकती है। मींस एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर्स टू बी द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। And the superior court with reference to any such territory means such court as may be specified with the said notification। और superior court basically जो सर्टिफिकेट है ना इशू करेगी वो superior court करवाती है, वो भी हम पढ़ेंगे भी। अब जैसे decree with reference to the superior court means any decree or the judgment of the such court under with the sum of money is payable not being a sum payable in respect to taxes वगैरह को छोड़कर or other charges of the like nature on respect of the fine or other penalty, but shall in no case includes an arbitration award, even if the such award is enforceable as a decree or the judgment। Decree जो हम यहाँ पे मतलब होगा, decree का मतलब I mean the whatever the decree has been passed by the foreign court can be enforced in India, but उसमें क्या include नहीं होगा, but shall in no case includes arbitral award नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वहां पर अवार्ड इशू किया जाता है, डिक्री इशू नहीं करती है। आर्बिट्रेशन whatever the decision is giving वो अवार्ड होता है, डिक्री नहीं होती है, even if the such award is enforceable as a decree of the foreign judgment।
ये बीच की चीजें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट नॉलेज होनी चाहिए हल्के सी कि ये ऐसी बातें हैं. नॉट बीइंग अ सम पेबल इन द टैक्सेस का जो पैसा देना है या अदर चार्जेस ऑफ द लाइक नेचर और द रिस्पेक्ट ऑफ द फाइन और अदर पेनल्टी, इनको छोड़ दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो वो डिक्री में नहीं आएगी. डिक्री विद रेफरेंस टू द सुपीरियर कोर्ट मींस एनी डिक्री और जजमेंट ऑफ सच कोर्ट अंडर विद द सम ऑफ मनी इज पेबल, जहां पे सम पैसा पे करने की बात करी गई है. नॉट बीइंग, लेकिन वो वैसा पैसा नहीं होना चाहिए जो टैक्स और चार्ज की बात कर रहा है. ये आता नहीं है, ठीक है, इतनी चीजें नहीं आती. चीजें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है उसी पे एम्फेसाइज करिए, नहीं तो दिमाग में पता नहीं इतनी चीजें जाएंगी, आप कभी चीजें याद नहीं कर पाएंगे. 44A को आपको क्रक्स में समझना है, एक बार हम पढ़ ही लेंगे इसको कि फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट है उसको एनफोर्स करा सकते हैं इंडिया में, प्रोवाइडेड वहां से हमें एक सर्टिफिकेट लेना होगा. रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी सर्टिफिकेट देगी. वेयर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डिक्री of any superior court of any reciprocating territory has been filed in the district court. तो हमें कहाँ सर्टिफाइड कॉपी जमा करानी होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. Where a certified copy of a decree of any superior court of any reciprocating territory, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होगा? टैक्स नहीं होगा, अदर चार्जेस नहीं होंगे. उसी तरीके के डिक्री ऑफ एनी सुपीरियर कोर्ट ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी has been filed in the district court. The decree may be executed in India as if it had been passed by the district court. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम है कि फॉरेन टेरिटरी से जो भी एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री आएगी उसको एग्जीक्यूट कराए और वो इस तरीके से ट्रीट करेगी उसको कि मानो कि वो इंडिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास करी हो. टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री शैल बी फाइल्ड अ सर्टिफिकेट. टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी के साथ क्या चलेगा? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ व्हाट? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री शैल बी फाइल्ड. और सर्टिफाइड कॉपी जब भी लगेगी तो वर्ड शैल आएगा, ठीक है. शैल प्रेज्यूम यानी सेक्शन 14. Together with the certified copy of the decree shall be filed a certificate from the superior court stating the extent. एक्सटेंट का मतलब किस हद तक उस कोर्ट ने, फॉरेन कोर्ट ने अमाउंट की रिकवरी कर ली, इफ एनी, टू विच द डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड. डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? और एडजस्टेड. अरे मैंने आपको बताया था ए ने बी के खिलाफ 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए पे करना है बी को, राइट? सॉरी, ए को, बी को 1 करोड़. अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ए की कुछ प्रॉपर्टी फॉरेन टेरिटरी में, ये 50 लाख रुपए तो उसने वहीं पे कर दिए अपनी प्रॉपर्टी बेच के, बट ये 50 लाख रुपए रिकवर नहीं हो पाए, लेकिन ए की प्रॉपर्टी है इंडिया में. तो जो कोर्ट होगी, फॉरेन कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट, वो ये सर्टिफिकेट भी देगी. ये सर्टिफिकेट देगी किसको? इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि हमने 50 लाख की रिकवरी कर ली है, रिमेनिंग अमाउंट आप करवाइए. सुपीरियर कोर्ट स्टेटिंग द एक्सटेंट, किस हद तक, 1 करोड़ में से 50 लाख, ऑफ एनी विश टू द डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड, कि 50 लाख तो आ चुके हैं और एडजस्टेड, एंड सच सर्टिफिकेट शैल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन बी कंक्लूसिव प्रूफ. वो सर्टिफिकेट कंक्लूसिव प्रूफ होगा. बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं? सेक्शन 14 को कर देते हैं कंक्लूसिव प्रूफ. वो सर्टिफिकेट इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि भाई हाँ, इतना अमाउंट सेटिस्फाइड हो चुका. जब कोर्ट ही कह रही है कि इतना अमाउंट 50 लाख रुपए तो रिकवर हो चुका है, 50 लाख बचा है, तो क्या कोर्ट की बात भी हम कंक्लूसिव प्रूफ ना माने? तो फिर इस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी उस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंडिया की, कि हाँ भाई अभी तो 50 लाख रुपए जो वो रिकवर ही नहीं हुई. जब कोर्ट सर्टिफिकेट दे रही है तो कंक्लूसिव प्रूफ होगा. ठीक है. कई बार आपको सेक्शन 14 में भी कंक्लूसिव प्रूफ का ऑप्शन नजर आ जाएगा एमसीक्यू में, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, वहां वर्ड शैल लिखा है. कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? कोर्ट का सर्टिफिकेट कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि हमने इतना पैसा रिकवर कर लिया है. इज दैट क्लियर? हाँ जी. 44 का 3 पढ़ते हैं. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47. 47 क्या है? 47 एग्जीक्यूशन की बात करता है. ठीक है. आप लोगों के पास बैरेक्ट है, क्विकली 47 को निकालिए. उसमें 3 बातें लिखी हैं 47 में. देखो, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री. जब कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी, इंडिया की कोर्ट जब एग्जीक्यूट करेगी,
all the question arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representative and relating to the execution, discharge और satisfy जो करेगी executing court satisfaction, ठीक है, of the decree shall be determined by the court executing decree and not by the separate suit. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो अभी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा इस बात के लिए, ठीक है, नो सेपरेट सूट शुड बी फाइल, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट यानी इंडिया की कोर्ट इन मामले को उससे संबंधित while executing it, if there is any question comes before it, the court can adjudicate it. The provision of section 47 shall as from the filing of the certified copy of the decree apply to the proceeding the district court executing a decree under this section, and the district court shall refuse execution of any such a decree if it is shown to be the satisfaction of the court that the decrees fall within any of the exception. Executing court यानी district court उसको execute नहीं करेगी अगर इनमें से कोई भी issue involved है. Issue here means अगर वो A से लेकर F तक 13 की जो condition है non conclusiveness, अगर ये issue आ गया है तो that cannot be executed in India. तो section 13 is very important. ठीक है, कंक्लूसिव होनी चाहिए फॉरेन जजमेंट. ओके गाइस, इसमें इतनी सी बात है. 47 का जिक्र भी मैं सेक्शन 12 में भी करूंगा. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई आई विल अगेन टॉक अबाउट द सेक्शन 47 इन सेक्शन 12 ऑफ द बार ऑफ द सूट? हाँ जी, कौन बताएगा? क्योंकि सेक्शन 12 में भी बात हम करेंगे, ये फ्रेश शॉट फाइल नहीं हो सकता, कुछ ग्राउंड पे फ्रेश शॉट फाइल नहीं होगा. तो सेक्शन 47 इज आल्सो वन ऑफ देम. अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, वो उसी वक्त वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी, उस चीज के लिए कोई फ्रेश शॉट फाइल नहीं होगा. ओके गाइस, नाउ लास्ट लेग ऑफ दिस फॉरेन जजमेंट, लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेन जजमेंट एंड द रेस जुडिकाटा. देयर वाज अ केस आर विश्वनाथन वर्सेस रुकन उल मुल्क सैयद अब्दुल. भाई मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बताया कि रेस जुडिकाटा जो है फॉरेन जजमेंट जो अगर आती है वो रेस जुडिकाटा की तरीके से अप्लाई हो जाएगी इंडिया में. तो इंडिया में अगर जो फॉरेन जजमेंट जो आई है, फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट डिसाइड की है बिटवीन द पार्टीज, उस मामले में अगर ए और बी के बीच में मामला चला और फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, वो सारी सेक्शन 13 A to F को फुलफिल अगर करती है कंडीशन और जजमेंट आ चुकी है, तो उस जजमेंट के आधार पर अब दोबारा इंडिया में केस इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता. रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है सेक्शन 11. It was held that the foreign judgment is a conclusive. ठीक है, it was held that if the foreign judgment is a conclusive as to any matter adjudicated upon by the competent foreign court, अगर वो court competent थी, section 13 of the code is in essence enacts a rule of the res judicata. तो कहीं ना कहीं section 13 res judicata की तरीके से भी treat करता है in the relation to the foreign judgment. Hence, if the foreign judgment is delivered by the court having the jurisdiction, उस कोर्ट का जुरिडिक्शन था in the matter, it would operate as a res judicata की तरीके से वो ट्रीट होगा. ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन केस आप ये याद रखना, आर विश्वनाथन वर्सेस रुकन उल मुल्क सैयद अब्दुल 1963. ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. फॉरेन जजमेंट क्लियर है, इतना ही आता है. हार्डली एक मेंस में क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे आप इसको आंसर दे सकते हैं. इतना लिखेंगे तो आसानी से काम चल जाएगा. एटलीस्ट 3-4 केसेस तो मैंने आपको कराई हैं, तो 3-4 केसेस तो बहुत होते हैं एक 20 नंबर के आंसर में भी. अब हम क्विकली कर लेते हैं सेक्शन 12 ऑल्सो, दैट इज अ डीलिंग विद द बार टू फाइल अ बार टू फर्दर सूट. अच्छा, समझ में आ गया आपको फॉरेन जजमेंट? उससे ज्यादा आप क्या समझोगे? तो थीसिस लिख दी जाएंगी, हमें थीसिस थोड़ी ना लिखनी है, हमें जज बनना है. जज बनने के लिए उतना काम काफी जितना चल जाए. Now let's talk about the section 12. Let's talk about the bar to further suit. bar यानी बार रोकता है. बार क्या होता है? बार को हम बोलेंगे प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट करता है. प्रोहिबिट या रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन फॉर फर्दर सूट, कि आप फर्दर सूट नहीं ला सकते. सेक्शन 12 कहता है where the plaintiff is precluded, जहां पे प्लेंटिफ की, बेसिकली सेक्शन 12 प्लेंटिफ की बात करता है, डिफेंडेंट का कोई जिक्र नहीं है इसमें. Where a plaintiff is precluded by the rules,
फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, भाई हमारे पास सीपीसी में कितने ऑर्डर हैं? सीपीसी में 51 ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स में रूल्स हैं। जब हम रूल्स पढ़ते हैं तो कई जगह देखते हैं कि भाई आपने ये करा है, अच्छा आप उस डेट पे नहीं आए, डिसमिस इन डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपका मामला डिफॉल्ट हो गया है तो यू वुड बी प्रेक्लूडेड फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ अ फ्रेश सूट। वैसे मैं सारे कुछ रूल्स और सेक्शंस लिखवाऊंगा आपको अभी कि कहाँ पर प्रेक्लूडेड है फॉर फाइलिंग ऑफ द फ्रेश सूट, वो नहीं फाइल कर सकता। तो देयर आर सर्टेन रूल ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स में रूल्स है, रूल्स में मना किया गया अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आप फ्रेश सूट फाइल नहीं करेंगे। तो where the plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of a particular cause of action, और ये सेक्शन पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन की बात करता है, उस मामले पे उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। He shall not be entitled to insure a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। ठीक है, अब लेकिन ये तो बात कर रहा है सेक्शन 12 में सिर्फ रूल्स की बात करी है। मैं आपको कुछ ऐसे सेक्शंस भी बताऊंगा जहां पर आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। You are precluded from filing the fresh suit if the matter is already been adjudicated। अच्छा, मैंने अगर आप ये सेंटेंस पूरा किया है, if the matter is already been adjudicated that you cannot file a fresh suit, will you fill this sentence? इसका लास्ट वर्ड क्या आएगा? रेस जुडिकाटा। हाँ जी, Res- ठीक है, समझ में तो आ रहा है आपको? सर एक बार दोबारा बोलना लाइन। अरे ये लाइन तो मैंने अभी डेवलप करी है, मैं खुद बोल गया। पेपर में आंसर लिखेंगे, क्या बोला मैंने? मैं खुद बोल गया। यामनी क्या बोला था मैंने? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता बट ये कि बार ऑन फाइलिंग अ फ्रेश सूट व्हेन अ मैटर इज ऑलरेडी फाइनली डिसाइडेड। If the matter is already been decided, then you are precluded from filing of the fresh suit. If the matter is already been adjudicated within the same parties, same title, that the parties is precluded from the filing of the fresh suit. Which principle would apply? Section 11, res judicata. If the matter is pending before the court, that you are precluded from filing of the fresh suit, and the trial will be stopped. Which fulfill the sentence. क्या होगा फिर? मैंने एक वर्ड बोला था, आंसर तो आ जाना चाहिए था। अरे रेस्ट सब्जुडाइज होगा ना, पेंडिंग है तो। ठीक है, पेंडिंग में भी तो मना करता है कि भाई पेंडिंग अगर जब एक ऑलरेडी चल रहा है तो भाई तुम परेशान क्यों कर रहे हो? तो रेस्ट सब कुछ ऐसे सेक्शन में लिखा रहा हूं जहां पे आप सूट फाइल करना रोकता है। वैसे एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 10 इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट को नहीं रोकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट को नहीं रोकता, ट्रायल को रोकता है। हाउएवर यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट। लेकिन क्या सेक्शन 9 रोकता है? यस। हाँ जी, यस सर सर। कॉग्निजेंस वो के तो लिए साफ रोकता कहता है है ना। ना, वो साफ कहता है कि भाई अनलेस expressly or impliedly barred, the court to try all the suit unless expressly or impliedly barred। अगर वो barred है तो आप कैसे सुन लेंगे? सर ये आप क्या करवा रहे हैं जहाँ पे फ्रेश शूट दोबारा फाइल नहीं कर सकते? हाँ जी, आप सूट फाइल नहीं कर सकते। सेक्शंस की बात करेंगे और ऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन इधर लिखूंगा, ऑर्डर इधर लिखूंगा। और इन क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इन सेक्शन के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो सर अंदर इसमें हम रेस तब जुडिकाटा जाएंगे भी करेंगे। रेस जुडिकाटा भी है सर इसमें पहला। आ रहा हूँ अभी, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। ठीक है, तो पहला तो हो गया सेक्शन 9। सेक्शन 9, कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट अनलेस बार्ड। कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट अनलेस बार्ड, क्या ये बताने की जरूरत है? ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपको मैंने डिटेल में करा चुका हूँ। ठीक है, जैसे वो ये एग्रीकल्चरिस्ट वाला बात, एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं मामलतदार डिसाइड करेगा ना। अगर आपने क्लास मिस करी है तो आप रेगुलरली फ्लो में पीछे के लेक्चर्स देखिए, आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं होगी व्हाट इज सेक्शन 9। तो यहाँ पे भी बार्ड है, जो चीज बार्ड है वो उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। जो चीज है वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी। सेकेंड, हम इसमें सेक्शन 11 को भी लिख सकते हैं कि ये सेक्शन ये कहता है कि, सॉरी सेक्शन 10 को पहले लिखेंगे, रेस सब्जुडाइज, कि जहां पर आप प्रेक्लूडेड है और आपका ट्रायल रोक दिया जाएगा, तो उसके लिए अगर रोक दिया गया है तो आप तब भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं।
सेक्शन 11 भी है तो आपको पता ही लग गया है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, बार एज टू रेस जुडिकाटा। What can be the fourth one? That can be a section 21A. What is 21A? And what is 21? पहले तो 21 पढ़ोगे तभी तो 21 तक पहुंचेंगे। 21 क्या है? हाँ जी, 21 में तो सीधा सीधा बार ही लिखा है, सीधा सीधा बार लिखा है। 21 को, ए को देखोगे तो 21 ऑब्जेक्शन है। देखो 21 ऑब्जेक्शन किस बात की बारी बात करता है? वो कहता है 21 ऑब्जेक्शन टू द ज्यूरिसडिक्शन। अगर भाई मैं प्लेंटिफ हूं, मैं तो फाइल करूंगा सूट, सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्ट करे, अगर मेरे कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो उसको जितना अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट कर ले, ठीक है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट कर ले। नहीं करती है बिफोर, इनफैक्ट बिफोर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इशू और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज को वो ऑब्जेक्ट कर ले। नहीं करा तो कहीं ना कहीं फिर बाद में रिविजनल कोर्ट और एपेलेट कोर्ट में वो क्वेश्चन रेज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर बाद में क्वेश्चन रेज नहीं होगा, तो जितना जल्दी ऑब्जेक्शन आपको लगाना है लगा लीजिए। लेकिन अगर कोर्ट ने मैटर ही डिसाइड कर दिया है फिर तो आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। आपने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। 21 ये क्या कहता है? बार ऑन सूट। बार मतलब उन मामले को ही बार कर देगा, उन सूट को बार करता है। बार ऑन द सूट टू सेट असाइड डिक्री। अब आपने क्या करा, बड़े ही आप स्मार्ट बन रहे हैं, आपने एक सूट फाइल कर रहे हैं टू सेट असाइड अ डिक्री। भाई कोर्ट ने इतना समय खराब करा, इतना समय दिया, अपना डिवोट किया, पार्टीज ने डिवोट किया। अब आप कह रहे हो कि ज्यूरिसडिक्शन ग्राउंड पे कि मैं एक सूट और फाइल करूंगा कि भाई ये जो डिक्री आई है दैट इज लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इट कैन नॉट बी डन। सेक्शन 21A, बार ऑन द सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन आज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। इतना ही पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ लेंगे। समझ में आ गई ये बात? आप सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया 21A? Yes, sir. 47(1). Now 47(1). 47(1). 47(1) तो बढ़ा दिया। अभी ये क्या था? एग्जीक्यूशन था ना? यस सर। एग्जीक्यूशन से संबंधित 3 जो मामले हैं, डिक्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, that the executing court can decide it. Executing court can decide it. Execute court decide कर देगी। और उसके बाद क्या, उसके बाद क्या हम फ्रेश सूट फाइल करेंगे? नो सर, हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम सूट फाइल नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा, अंडरलाइन कर लो, लिख लीजिए। ये हमारा हो गया 47 का 1। अभी हम यहाँ सेक्शन भी यही लिख लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर हम पीछे नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। देन 6 पॉइंट इज सेक्शन 95(2). सेक्शन 95 का 2। 95 का 2 क्या कहता है? सेक्शन 95 का 2 Sir, भाई attached. 95 तो आप बता ही दोगे, ये तो आपको इतना आता ही है। हाँ जी, 95 का 2 में तो कंपनसेशन, ये सारी चीज है। देखो 95 का 2, कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन। An order determining any such application shall be barred. Order इस बात के लिए, an order determining any such application shall bar any suit for the compensation in respect of the arrest, attachment or injunction. Arrest, attachment और injunction, इन मामले में कोई भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते। Order determining any suit, any such application shall bar any suit. किसको रोकता है? सूट को रोकता है। Shall bar any suit for the compensation in respect of the such arrest, attachment और injunction, ठीक है, रोकेगा। अब ये सारी चीजें अभी मैंने इसको बता रहा हूं, लेकिन मैं इनको पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, ये आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जब हम सीपीसी खत्म करेंगे तो सेक्शन 12 भी आपको बहुत क्लियरली डिटेल में समझ आ चुका होगा, ठीक है, क्योंकि अभी सेक्शन 95 को थोड़ी ना पढ़ने बैठे हो। बट हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, लिख लीजिए कि किन किन चीजों को बार करता है। नाउ देन वी हैव अ सेक्शन 144 का 2। व्हाट इज 144? दैट इज डीलिंग विद रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का जो 2 है, वहां पे भी ये बार अप्लाई होगा, बार ऑफ फर्दर सूट। सेक्शन 144। अच्छा, सेक्शन 144 क्या है? डीम डिक्री है या नहीं है? यस सर। डीम डिक्री है तो भैया फ्रेश सूट फाइल कर दें? नहीं होगा। नो सूट, अंडरलाइन करिए जरा,
No suit shall be instituted for the purpose of obtaining any restitution or other relief which could be obtained by the application. अरे जब आपका काम एप्लीकेशन से हो रहा है तो सूट फाइल करोगे क्या? हाँ जी, जब आपका काम एप्लीकेशन से हो रहा है तो सूट थोड़ी ना फाइल करोगे. अरे सूट कोई पागल ही फाइल करेगा. सूट में पता है कितनी वो लगानी पड़ती है कोर्ट फीस. एप्लीकेशन में बहुत कोर्ट फीस लगती है, कुछ नहीं लगता, माई मीगर सी लगती है एप्लीकेशन में. ओके गाइस, आई होप ये 7 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए. 9, 10, 11, 21, 8, 47, 1, 95, 2, 44, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आता है एमसीक्यू. इज दैट क्लियर? सर जहाँ पे विड्रॉवल होता है वहां पर भी तो प्रोक्लूड कर देते हैं फिर. अरे एक बार बताओ विड्रॉल क्या है? विड्रॉवल ऑफ पहले मुझे बताओ विड्रॉल आता किस में? सेक्शन में आता है, ऑर्डर में आता है? ऑर्डर्स में. तो इसलिए बोलते हैं वेट एंड वॉच. ये अभी हम करेंगे ऑर्डर्स, ठीक है? ये रहे ऑर्डर्स. आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भागना भी बेकार हो जाता है, ठीक है? वेट एंड वॉच. अब हम लिखेंगे ऑर्डर्स. यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं ना, कहाँ से लिख दूं ऑर्डर? अब लिखेंगे ऑर्डर्स. अब लिखिए कुछ ऐसे ऑर्डर जहां पर आप सूट फाइल नहीं कर सकते. पहला है इसमें ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2. ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 ये क्या होता है? ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 क्या होता है जिसमें हम हाँ जी बोलिए. रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम. हाँ जी, रिलिंक्विशमेंट है. आपने कुछ अपने राइट्स को, क्लेम्स को रिलिंक्विश किया है. ये बहुत डिटेल का टॉपिक है, अभी क्लियर नहीं होगा ना, अभी हम इस पर डिटेल में जाएंगे, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्प्लिट्स ऑफ क्लेम्स. ऐसा नहीं कर सकते आप, आज एक क्लेम, दोबारा सूट फाइल करूंगा दूसरा क्लेम, दोबारा सूट फाइल करूंगा तीसरा क्लेम. ऐसे नहीं कर सकते. आपको जब आपके पास राइट है तो आपके पास अधिकार है, तो अपने क्लेम को एक ही सूट में फाइल कर दो ना, ठीक है? तो आप रिलिंक्विश नहीं कर सकते. अगर आपने रिलिंक्विश कर दिया, देखो आपके पास चॉइस है, आप कर सकते हैं. अगर आपने रिलिंक्विश कर दिया तो बाद में उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे. मैंने आपसे रेंट मांगा है अभी 1905 का, 6 का, 7 का मिस कर दिया, 8 में सूट फाइल कर रहा हूं, तो क्या मैं फाइल कर सकता हूँ सूट फॉर द 7/1907? द आंसर इज नो. इज दैट क्लियर? ऐसे में कोई रिलीफ अगर छोड़ता हूं, मैंने अगर मेरे पास रिलीफ है, उस वक्त मैं एंटाइटल नहीं था, with the permission of the court I may relinquish that particular relief. बाद में मैं सूट इंस्टीट्यूट कर सकता हूँ, बट दैट ओनली कैन बी डन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. अब ये सारी चीजें डिटेल की बातें हैं, तब हम जब इस ऑर्डर पे आएंगे तो उसको शुरुआत से हम पढ़ेंगे. बट कीप इन माइंड कि हाँ सेक्शन 12 में ऑर्डर नंबर 2 का भी जिक्र है. एक चीज और ध्यान रखना, इस ऑर्डर को कभी भी आप लिखेंगे ना, ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिख दिया. इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2, ठीक है? ऐसे लिखने की कोशिश करना अपने आंसर राइटिंग में. मेंस में जब भी लिखोगे ना तो ऐसे लिखना, क्योंकि आपको पता ही ऑर्डर रोमन्स में ही दिए हुए हैं, ये तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं. समझ में आ गया? ये अगर आप करोगे तो औरों से अलग होंगे. सारे बच्चे गलती करेंगे, मिस्टेक, दिस इज अ मिस्टेक. तो डू लाइक दिस. कर लोगे? ये बात तो छोटी सी है. हाँ जी. ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9. ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9, अपीयरेंस एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन अपीयरेंस. ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9 का संबंध 8 से है, रूल नंबर 8 से, ठीक है? मैं आपको सिर्फ उसकी हेडिंग पढ़ के बताता हूं जल्दी से. ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9, इसका ऑलरेडी संबंध रूल नंबर 8 से. डिक्री अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट. क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है बार फ्रेश सूट. उससे पहले 8 को पढ़ना पड़ेगा. अब 8 तो हम पढ़ेंगे नहीं, फिर 8 पढ़ेंगे तो फिर हमें 9-7 पढ़ना पड़ेगा. तो अभी हम ये डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ 8 में क्या लिखा है. प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर. सिर्फ डिफेंडेंट आया है, प्लेंटिफ नहीं आया है कोर्ट में, लेकिन डिफेंडेंट अपने कुछ क्लेम्स को एडमिट करता है तो कोर्ट उस हिसाब से डिक्री देगी. अगर जो कोर्ट ने जब डिग्री दी होगी तो कुछ ऐसे राइट हो सकते हैं जो प्लेंटिफ के राइट्स के बारे में बात नहीं की गई होगी, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट जो डिक्री दे रही है वो उन बातों पे दे रही है जो डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है कोर्ट में कि हाँ ये मेरे को पैसा देना है.
तो कोर्ट उस हिसाब से डिक्री दे रही है। लेकिन जो प्लेंटिफ था वो तो और बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था, तो कोर्ट वो एडजुडिकेट ही नहीं कर रही है क्योंकि तुम ही नहीं आए। और कोर्ट ने अगर डिग्री दे दी है तो फ्रेश सूट तो फाइल नहीं होगा, बट अपील वगैरह चल सकती है, ठीक है। फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते आप इस चीज के लिए। ऑर्डर नंबर 9, रूल नंबर 9, कैन नॉट बी फाइल, कैन नॉट बी, आप इसके लिए फ्रेश सूट नहीं फाइल करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देन वी हैव ऑर्डर नंबर 11। ऑर्डर नंबर 11, रूल नंबर 21A, रूल नंबर 21 का 2। ऑर्डर नंबर 11 क्या होता है? ऑर्डर नंबर 11 है, इसमें 2 वर्ड्स यूज हुए लेकिन 2 वर्ड से काम चलता नहीं है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। लेकिन इससे काम नहीं चलता, ये ब्लफ है, ब्लफ, धोखा है हमारे साथ। यहां पे वर्ड लिखना चाहिए इंटेरोगेटरीज, लेकिन इंटेरोगेटरीज, गेटरीज, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, इंटेरोगेटरीज क्या होता है। देखो मैक्सिमम तो इसमें रूल जो इंटेरोगेटरीज के, लेकिन इंटेरोगेटरीज से ही डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी 2 चीज की हो सकती है, डिस्कवरी या तो फैक्ट की होगी या डॉक्यूमेंट्स की होगी। या हमने आपने सीपीसी पढ़ी है? हाँ जी अर्चना, आपने पढ़ी है? क्या ये ऑर्डर नंबर 11 डिटेल में पढ़ा है? सर रीड किया है ऐसे। रीड करा, समझ में आ गया था? ये डिस्कवरी हमने, हाँ डिस्कवरी वर्ड जो लिखा है अल्टीमेटली है तो वही, वो इंटेरोगेटर्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। देखो कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें ना प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक दूसरे से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं शुरुआत में ही। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन बना के भेजेंगे प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास, डिफेंडेंट चाहे तो प्लेंटिफ के पास, और वो जो डिफेंडेंट और ये प्लेंटिफ अपनी बात में इंटेरोगेटर्स में जो आंसर देंगे उनका फ्यूचर में यूज किया जाना। और ये कहीं ना कहीं एडमिशन है, ये कहीं ना कहीं एडमिशन है ना, कि भैया जो इंटेरोगेटर्स में जो उसने आंसर दे दिया है उसको मैं यूज करूंगा ना फ्यूचर में। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन बना के भेजता हूँ कि भाई ये जो लेटर आपने मेरे को भेजा, डॉक्यूमेंट मेरे को भेजा, ये आपने जो लेटर लगाया है WS के साथ, क्या ये आपने अपनी राइटिंग में लिखा है? इज इट योर राइटिंग? हाँ जी, ये मैं पूछ सकता हूँ नहीं पूछ सकता हूँ आपसे? यस सर। मैं पहले इंटेरोगेटर से मैं यही पूछ लूंगा कि ये आपकी राइटिंग में है। इससे मुझे फायदा क्या होगा? इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब कल को अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आया जिसको चैलेंज किया गया, मैं आपसे कहूंगा जनाब आपके एक काम कीजिए, इंटेरोगेटरीज में देखिए इसने क्या कहा, ये राइटिंग जो है मेरी, इस राइटिंग को इस राइटिंग से कंपेयर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्रॉस में बहुत फायदा देती है इंटेरोगेटरीज, ठीक है। और सबसे पहला फायदा तो इंटेरोगेटरीज का फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज यानी ऑर्डर नंबर 14 में होता है। अब इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो इंटेरोगेटरी स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ऑर्डर नंबर 11 21 का 2 इंटेरोगेटरीज जो होती है उसको यूज किया जाता है ट्रायल में। 21 22 में है वैसे तो वो, एक बार मैं देख के बताता हूँ, 22 में होगा रूल नंबर 22। 21 का 2 क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है 21 का 2, और 21 ही बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे रूल में, 21 ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ऑर्डर नंबर 11 का रूल नंबर 21 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये 21। इसमें क्या लेंगे? नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। अरे कोर्ट ने कहा भैया डिस्कवरीज भेजी, सॉरी इंटेरोगेटरीज भेजी, आपने उसका आंसर नहीं दिया, अब उसमें क्या होगा? या डिस्कवरी के लिए कहा भाई कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है लेके आइए, या उसके बारे में बताइए क्या आपके पास है वो, तो इस संदर्भ में ये ऑर्डर नंबर 11 है। उस पार्टी ने क्या कहा, जस्ट वेट फॉर मोमेंट, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, स्पेस ही होगा। अब सामने वाली पार्टी ने कहा कि भैया वो मानती नहीं ऑर्डर, नॉन कंप्लायंस यानी ऑर्डर को नहीं मान रही है, कोई इंटेरोगेटर्स का रिप्लाई नहीं दे रही है, तो क्या होगा? जो प्लेंटिफ है ना, प्लेंटिफ भी मना कर सकता है, क्या पता डिफेंडेंट ने मना करा हो। इंटेरोगेटर्स का रिप्लाई देने से डिफेंडेंट ने भी मना करा हो, क्या पता प्लेंटिफ ने भी मना करा हो। तो अगर प्लेंटिफ मना करता है
तो डिसमिस हो जाता उसका सूट डिसमिस हो जाएगा। डिफेंडेंट ने मना किया तो उसका जो डिफेंस है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, स्ट्राइक ऑफ, खत्म कर दिया जाएगा। क्रॉस भी नहीं करने दिया था एक केस में, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सैलम एडवोकेट्स में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो, तो उसमें ये कहा भैया स्ट्राइक ऑफ अगर आप कर दोगे तो न्याय तो होगा नहीं, तो कोर्ट को बहुत लास्ट रिजॉर्ट में जाके डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के ऑर्डर नंबर 21 को यूज किया जाना चाहिए। चलो हम उस पर तो डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 2 का। जब 21 में यूज हुआ है नॉन कंप्लायंस ऑफ द पार्टी ऑफ द ऑर्डर नंबर 11, फ्रेश सूट फाइल नहीं होगा। वेयर एन ऑर्डर इज मेड अंडर सब रूल नंबर 1, यानी कोर्ट ने प्लेंटिफ का राइट सूट डिसमिस कर दिया है। क्यों करा वो? क्योंकि खुद गड़बड़ कर रहा है प्लेंटिफ, डिस्कवरीज के आंसर, इंटेरोगेटिव्स के आंसर नहीं दे रहा, डॉक्यूमेंट को बता नहीं रहा है कि इसके पास है या नहीं। और ऐसे ही अगर डिफेंडेंट ने भी गड़बड़ करी है तो डिफेंडेंट का डिफेंस का स्ट्राइक राइट जो है वो स्ट्राइक आउट हो जाएगा। 2 क्या कहता है? Where an order is made under sub rule number 1 dismissing any suit and the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit। तो बेसिकली ये बात करता है प्लेंटिफ का। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, सेक्शन 12 में कहीं डिफेंडेंट यूज है क्या? नो सर, प्लेंटिफ। तो ये प्लेंटिफ ही है, लेकिन रूल नंबर 21 में दोनों यूज है, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। तो plaintiff is precluded from filing of a suit। ठीक है? Bringing a fresh suit, the plaintiff cannot bring a fresh suit। फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता है। देखो कोई इतना डिटेल में पढ़ता नहीं है, सेक्शन 12 को छोड़ देते हैं, लेकिन ट्रस्ट में सेक्शन 12 से भी मेन सा क्वेश्चन बन जाएगा, 100% बन जाएगा। नॉलेज ना सीपीसी की, जिसको नॉलेज है ना डिटेल में, बहुत ही बढ़िया चीज है सीपीसी। Now 4th point, that's talking about the 22 का 9, rule number 22 का, order number 22, rule number 9, what it says, where the suit has been abated। सूट अबेट हो गया। सूट अबेट क्यों होता है 22 में? 22 ऑर्डर नंबर है क्या? हाँ जी, क्या है ऑर्डर नंबर 22? बताइए जल्दी से, कमान। अबेटमेंट ऑफ सूट। हाँ, क्यों होता है अबेटमेंट? अबेटमेंट क्यों होता है? रीजन क्या है उसका? डेथ, मैरिज एंड, हाँ ये है मेन चीज तो। ठीक है, अबेटमेंट का कारण क्या है? डेथ हो गई पार्टी, राइट टू सू अगर सरवाइव नहीं करता तो अबेट हो जाएगा। अगर सू सरवाइव कर रहा है, राइट टू सू मुकदमेबाजी का करने का अधिकार अगर तब भी बरकरार है किसी के मरने के बाद, तो एलआर आते हैं ना रिकॉर्ड पे। तो डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज, तो इसका रूल नंबर 9। ठीक है, वैसे डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज की बात करता है। अबेटमेंट, अगर अबेटमेंट हो गया सूट तो फ्रेश सूट फाइल नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट ऑफ द डिसमिसल, नो फ्रेश सूट। तो इसका रूल नंबर 9, where a suit abates or dismissed under this order, no fresh suit shall be brought on the same cause of action। इतना सही पढ़ना है। ऑर्डर नंबर 22, रूल नंबर 9, 9 का भी 1। ठीक है, इतना पढ़ना है अभी फॉर द टाइमिंग। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑर्डर नंबर 23। हाँ जी हर्षिना, आपका आ गया ऑर्डर विड्रॉवल 23, रूल नंबर 1। 23 रूल नंबर 1 में क्या है? रूल नंबर 1 बताना मुझे, 3 नहीं पूछ रहा मैं। रूल नंबर 1, withdrawal of suit without the leave of court। withdrawal of the suit or abandon part of the claim। withdraw, जब पार्टी ने विड्रॉ कर लिया है मामला, अरे जब तुमने विड्रॉ कर लिया तो भाई फ्रेश सूट क्यों ला रहे हो? कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो क्या? ठीक है, तो वेयर अ सूट और द पार्ट ऑफ द क्लेम हैज बीन अबैंडन्ड बाय द प्लेंटिफ, या विड्रॉ कर लिया या अबैंडन कर दिया, या एट एनी टाइम, इसका रूल नंबर 1 पढ़ना है मुझे, 23 का रूल नंबर 1 का 1। एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन द सूट द प्लेंटिफ में एट एनी अगेंस्ट, आई मीन प्लेंटिफ चाहे तो किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट किसी भी क्लेम को, या एक से ज्यादा अगर डिफेंडेंट है, वो चाहता है कि भाई 4 डिफेंडेंट है, एक डिफेंडेंट तो मेरा खुद का भाई है तो मैं उससे क्या पैसा लूं, मैं
अबेंडन करता हूं तो बाद में सूट फाइल कर देगा क्या उस डिफेंडेंट के खिलाफ? आंसर इज नो। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ऑर्डर नंबर 23, ये तो हमने बात कर ली विड्रॉवल की। अगर पार्टीज ने आपस में कॉम्प्रोमाइज, 1 का 3 भी इंपॉर्टेंट है इसमें। रूल नंबर 1 का 1 और रूल नंबर 1 का 3 भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 में क्या लिखा? वेदर सूट और द पार्ट ऑफ द क्लेम हैज बीन विथड्रॉन। देखो दोनों चीजें विथड्रॉन और अबेंडेंट, दोनों बातें याद कर लेंगे। ठीक है, अबेंडेंट, ठीक है, अबेंडेंट। तो where a suit of the part of the claim has been withdrawn by the plaintiff without the leave of the court, without the leave of the court, without leave of court, अगर उसने withdraw कर लिया है suit को without the leave of the court, then he cannot bring a fresh suit for the same. But if it's with the leave of the court, then it can be, तब वो सूट फाइल कर सकता है। तो कितना फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद आता लास्ट एरिया, ऑर्डर नंबर दैट इज 23 का 3 का ए। 23 3 का ए क्या होता है? 3 23 का 3 क्या है? कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है? जी कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज 3 है। उसके बाद हम करेंगे बार टू सूट। यहाँ सीधा सीधा बार लिखा है, बार टू सूट। 3 कॉम्प्रोमाइज की बात करता है। नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड अ डिक्री on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful. ठीक है, इसमें भी कोई सूट फाइल नहीं होगा। नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड, खारिज करने के लिए डिक्री को, ऑन द ग्राउंड दैट द कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हिच द डिक्री इज बेस्ड वाज नॉट अ लॉफुल। अरे जब तुमने कॉम्प्रोमाइज किया तो तभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था ना। बाद में तुम कह रहे हो भाई वो हमारा जो कॉम्प्रोमाइज है उसको सेट असाइड कर दीजिए, उसके लिए मैं फ्रेश सूट फाइल करता हूँ। आंसर इज नॉट, यू कैन नॉट डू दैट। अगर ये रेमेडी ली जाए कि वो लॉफुल नहीं था कॉम्प्रोमाइज, तब भी नहीं करेंगे, कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। दैट कैन बी। देखो जहां पर हम क्या बात करें, हमने बात करी है सूट की। सूट एक भारी भरकम चीज दोबारा से लाना है। अरे एप्लीकेशन लगा दो ना, एप्लीकेशन को मना थोड़ी ना किया है। एप्लीकेशन लगाओ, चैलेंज कर दो, रिव्यू ले लो, रेमेडीज ऑल तो ओपन है। ओके अरे बहुत सारी रेमेडी ओपन है। यहाँ क्या है? बार फॉर द सूट, एक ही मामले के लिए ये सेक्शन 12 बना क्यों है? देयर मस्ट बी एंड ऑफ लिटिगेशन। अब मुकदमेबाजी आप फ्रेश सूट ही फाइल करते रहोगे, सामने वाली पार्टी को बाबा परेशान करते रहोगे? नो, उसी में एप्लीकेशन लगाओ। अगर जहां आपको कमियां लग रही है, यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द सेम, कि जनाब रिव्यू कर लीजिए, या और रेमेडी जो अवेलेबल है अपील में चले जाइए। वैसे एक चीज आपको पता ही होगा, कॉम्प्रोमाइज अगर डिक्री आ जाती है तो क्या उसकी अपील होती है? नो सर। हाँ जी, हम पढ़ेंगे ना। अरे वो सेक्शन 96 में भी तो लिखी है बात। 96 का 3 होगा आई गेस। यस सर। सेक्शन मेरे को तो याद हो रहा है, अब तुम लोगों को भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 96 का 3 एक बार देख ही लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मेरा भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस से बोलेंगे फिर। तो 96 का 3, नो अपील शैल लाई फ्रॉम द डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो गाइज ये हमने सेक्शन 12 पढ़ लिया। सेक्शन 12 में इससे बाहर तो कुछ आता नहीं, ये तो हमने बहुत ज्यादा कर लिया। तो 7 हमने पढ़ लिए सेक्शंस और 6 पढ़ लिए हमने ऑर्डर्स। तो 13 ये पॉइंट हो गए। क्या इसमें मेंस का क्वेश्चन नहीं बन सकता? बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, सेक्शन 12 के हिसाब से बार टू फर्दर सूट कहाँ पर होगा, इनको नोट कर लेना, आगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं देंगे, लेकिन इनको डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। ओके गाइस, आई होप ये सारा आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, डिटेल में। फॉरेन जजमेंट हो और चाहे वो सेक्शन 12 हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, because I am covering the CPC in detail, in too much detail. You would not be required, you don't need to pay even a single penny if you'll watch my videos. Okay guys, see you in the next class. Bye bye, take care.